अस्सलाम वालेकुम। वेलकम क्लास। हाँ, आवाज़ अगर क्लियर आ रही है मेरी तो ज़रा बता दें। थोड़ी नॉइज़ शायद हो सकती है, बट अगर मेरी बात सही से समझ आ रही है तो मुझे कंफर्म कर दें। ओके क्लास, वेरी फ्यू पार्टिसिपेंट्स, ओनली 4 participants are present. Where is everybody else? नो वन। वही 4 participants हैं अभी तक। चलें, लेट्स स्टार्ट द क्लास। अच्छा, आई कांट कीप ट्रैक ऑफ के कितनी चीज़ें हमने कर ली थी और कितनी हमने करनी है, बिकॉज एक तो सेक्शंस दो हैं, दूसरी बात ये कि फिर हम वो ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले उसमें जो है वो ग्रुप्स बन गए थे, तो कुछ को पढ़ाया गया, कुछ कुछ को नहीं पढ़ाया गया। बट एक रफ़ आइडिया जो है। अच्छा, ठीक है मुज़म्मिल, थैंक यू। सो एक रफ़ आइडिया जो मुझे है, जो कि अभी आई थिंक मुज़म्मिल मुज़म्मिल ने भी मुझे बताया है, वो यही कि यही चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास के अंदर, रिक्वायरमेंट मॉडलिंग से रिलेटेड कि डीएफटीज़ क्या होती हैं, डेटा फ्लो कैसे होता है। अ, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे कुछ क्लास में। एक क्लास में आई थिंक ये डिटेल्ड डिस्कस हुआ था, और एक क्लास के अंदर आई टोल्ड यू कि आप ये जाकर ख़ुद ही देखेंगे, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि स्पेसिफिकली अलग से टीचर नहीं बताएगा तो आपको समझ नहीं आएगा। दीज आर जस्ट इमेजेस एंड एरोज़। सो एरोज़ से चीज़ें आ रही हैं, चीज़ें जा रही हैं। कुछ गाइडलाइंस हमने देखी थी, कुछ हमने देखा था क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं डीएफटीज़ बनाने के। डेटा फ्लो डायग्राम किस तरह से बनाई जाती है, उसका लेवल ज़ीरो क्या होता है, फिर उसको किस तरह से ओपन किया जाता है, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। बैलेंस हमने रखना होता है, 1:5 का रेशो मैंने बताया था, हम वो रखेंगे। इस तरह से हम इसको ओपन करते रहेंगे। फिर इसको ग्रामेटिकल पार्स भी हम कर सकते हैं, चाहे आप ग्रामेटिकली लिखें, चाहे आप फ्लो चार्ट की शक्ल में लिखें या डीएफटी की शक्ल में लिखें। यू आर बेसिकली डिस्क्राइबिंग व्हाट योर सिस्टम इज़ गोइंग टू डू एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू डू इट। सो यही बात हमने की थी, एंड वी सेड के इट इज़ जस्ट वन स्लाइड एंड इट इज़ ओनली टेलिंग यू कि किस किस तरीके से आप शो कर सकते हैं एक प्रोसेस स्पेसिफिकेशन को, कि अगर एक प्रोसेस हो रहा है तो उसको, यानी कि ये जो बबल आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ प्रोसेस। इसको हम नैरेटिव में, इंग्लिश लैंग्वेज में भी हम शो कर सकते हैं व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग टू हैपन, लाइक एनरोलमेंट। देन देयर कैन बी अ सूडो कोड, एवरी ईच एंड एवरीथिंग कुड बी लिस्ट आउट कि किस तरह से होगा। फॉर का लूप उसमें आ सकता है, वाइल के लूप्स आ सकते हैं इसके अंदर सिलेक्शन ब्लॉक्स आ सकते हैं, कि किस तरह से काम होगा आप वो भी लिख सकते हैं प्रोसेस डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर। यू कैन राइट इक्वेशंस, यू कैन राइट सम सॉर्ट ऑफ टेबल्स की अब हम बात करेंगे इस क्लास के अंदर डिटेल में। एंड ऑल्सो यू कैन मेक डायग्राम्स या चार्ट्स लाइक वी डिड इन टीएफटीज। इसी तरह हमने डेटा फ्लो डायग्राम देखी भी कि दिस इज़ द कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम, इनपुट्स आ रही हैं, आउटपुट जा रही हैं। फिर इसको हम ओपन करते हैं सेफ होम सॉफ्टवेयर को, एंड वी लुक एट ऑल ऑफ दीज थिंग। फिर हम मॉनिटर सेंसर्स को ओपन करते हैं तो वी लुक एट ऑल दीज थिंग्स, राइट। सो इसके अलावा भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, बट मॉनिटर सेंसर को जब हमने खोला तो इसमें ये एक इनपुट आ रही थी, दो इनपुट्स आ रही थी, 1 और 2, एंड दो आउटपुट जा रही थी। कहाँ कहाँ से आ रही थी सिर्फ उनका नाम लिख दिया है, उनके पास कहाँ से इनपुट आ रही थी वो इस लेवल का हिस्सा नहीं है, उसमें सिर्फ हमने मॉनिटर सेंसर को डिटेल में डिस्कस किया है। एंड दिस वाज द लुक अहेड के इफ़ वी आर मेकिंग अ डेटा फ्लो डायग्राम इन दिस सिनेरियो, we can also do it like this situation, this thing can is a very easy to develop, very easy to implement in any sort of programming language.
as compared to this is your analysis model, and if you convert it into this type of model, top to bottom, a tree like structure, that is very easy to implement. And whenever your analysis or analysis model is going to be implemented into some language, it has to be converted into a design model, and design model must be looking like this. So इसकी डिटेल भी कहीं ना कहीं आएगी, तो we will discuss it. It's just a look ahead that we will show it, we will see it. Okay, I'm sorry, स्क्रीन मैंने शो नहीं की, एंड काफ़ी लेट जवाब आया इसका कि स्क्रीन मैंने शो नहीं की, बट आई थिंक आपको इट वाज जस्ट अ रीकैप. होपफुली अब विजिबल होगा, otherwise it's in recording, so you can access it from there. Okay. All right. So this was about last lecture, जहाँ पर हमने तकरीबन बात यहाँ पर ख़त्म की थी. We are going to move towards the next step of requirement modeling. फ्रॉम DFTs हम दूसरी चीज़ों के ऊपर जाएंगे, लेक्चर 4 एंड लेक्चर 5 के ऊपर. वी विल ट्राई कि लेक्चर 5 को थोड़ा बहुत हम स्टार्ट कर लें आज ही, बिकॉज लेक्चर 4 इज़ जस्ट अ सिंपल एंड अ वेरी स्मॉल वन. सो लेट्स स्टार्ट विद रिक्वायरमेंट मॉडलिंग ऑफ स्टेट डायग्राम्स. अभी हमने DFDs देखी हैं, और अब हम देखेंगे स्टेट डायग्राम्स. ओके. सो इससे पहले स्लाइड में जब हम देख रहे थे, इट वाज द प्रोसेस स्पेसिफिकेशन. हम बात कर रहे थे प्रोसेस स्पेसिफिकेशन के ऊपर, कि प्रोसेस ने क्या काम किस तरह से करना है, उसको किस किस तरह से स्पेसिफाई हम कर सकते हैं. वी कैन राइट सम सूडो लैंग्वेज कोड, वी कैन राइट सम DFD टाइप डायग्राम्स, वी कैन राइट सम टेबल्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. अब हम डिस्कस करेंगे कि कंट्रोल स्पेसिफिकेशन को किस तरह से स्पेसिफाई किया जाता है. कंट्रोल स्पेसिफिकेशन मींस कि जितना आपने डाटा फ्लो डायग्राम के अंदर डाटा को फ्लो करता हुआ बताया था कि डाटा कहाँ से कहाँ जाएगा. नाउ हाउ आर दीज थिंग्स गोइंग टू बी कंट्रोल्ड? ऑब्वियसली these things are going to be controlled either by any process or by the user itself. यूज़र उनको कंट्रोल कर रहा होगा कि भाई पहले पहले मैं इस पॉइंट पे जाना चाहता हूँ, फिर मैं इस पॉइंट पे जाना चाहता हूँ. बट स्पेसिफिकली उस किसी भी प्रॉम्प्ट के साथ यूज़र अगर कहता है कि मुझे एक सर्टेन काम करना है, उससे रिलेटेड बहुत सारे काम और हो रहे होंगे. ऑब्वियसली वो काम नहीं होंगे जो कि यूज़र ने सेलेक्ट ही नहीं किए. यूज़र ने कोई चीज़ डिलीट नहीं करनी थी तो वो डिलीट नहीं होगी, बट ये है कि जो काम उसने कहा है उससे रिलेटेड दूसरे काम हो रहे होंगे. फॉर एग्जांपल उसने कहा है कि कोई टेबल मुझे अपडेट करना है, कोई डेटा मुझे अपडेट करना है, तो ऑब्वियसली उससे रिलेटेड राइटिंग का प्रोसीजर हो रहा होगा, उससे रिलेटेड डिलीटिंग का, ओल्ड ओल्ड चीज़ को डिलीट करके नई चीज़ को अपडेट करना. ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी हैपनिंग. So some things are prompted by users, some things are prompted by your software or your process. The control specification can be a state diagram, it can be a sequence specification, it can be a state transition table, it can be a decision table, it can be an activation table. कुछ को हम स्टेट डायग्राम और सीक्वेंशियल स्पेसिफिकेशन वगैरह को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बल्कि इसके अलावा जो हैं उनको हम इतनी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाएंगे. दीज आर गिवन इन द बुक, एंड थोड़ा इंट्रोडक्शन हम इसका ले लेंगे, बट हाउ आर दीज डिफरेंट, उसके क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, उनके ऊपर हम ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि एक ही चीज़ को शो करने के अलग अलग तरीके हैं. राइट. सो लेट्स मूव ऑन. सो नाउ वी आर स्टेपिंग टुवर्ड बिहेवियरल मॉडलिंग. रिक्वायरमेंट मॉडलिंग का एक फ़ेज़ है, रिक्वायरमेंट मॉडलिंग के अंदर ही एक स्टेप है कि आपने चले प्रोसेस तो बता दिया कि किस तरह से काम करेंगे, DFDs आपने बनाकर दिखा दी. नाउ यू विल टेल मी कि हाउ विल योर प्रोग्राम बिहेव अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस. आपका प्रोग्राम बिहेव कैसे करेगा? यू हैव टू मॉडल दैट बिहेवियर, नॉट जस्ट आइडियल थिंग. DFD के अंदर हम आइडियल चीज़ें लिख रहे होते हैं. DFD के अंदर हम ये लिख रहे होते हैं कि एक इस यूज़र आएगा, वो ये इनपुट करेगा, उसके बाद यहाँ से डाटा स्टोर में से ये चीज़ ली जाएगी, इसको प्रोसेस किया जाएगा, फिर वो यहाँ जाएगा. ये DFD है. इट इज़ एन आइडियल वे ऑफ रनिंग अ प्रोग्राम, कि प्रोग्राम ऐसे रन होना चाहिए. बट व्हाट इफ़ यूज़र आता है और जो आपने कहा था वो इनपुट नहीं करता है, उसमें से कोई और चीज़ इनपुट कर देता है, या उसमें कोई, फॉर एग्जांपल आपने कहा था टेक्स्ट इनपुट करना है, उसने कोई इमेज इनपुट कर दी है.
कोई भी गलती हो सकती है या कोई लॉजिकल मिस्टेक हो सकती है। सो उस सिचुएशन में आपका कोड क्या करेगा, व्हाट विल बी योर सॉफ्टवेयर डूइंग, उसका बिहेवियर उस वक्त क्या होगा, दैट इज़ these types of things are very important and these types of things will be modeled in behavioral modeling phase, जो कि रिक्वायरमेंट मॉडलिंग के अंदर ही एक तरीक़ेकार है। So let's study the behavioral model indicates how software will respond to external events और stimuli। ऐसी चीज़ें जो कि आइडियल नहीं है, जो कि आपने नहीं कही थी कि सॉफ्टवेयर को ये करना है, लेकिन फिर भी वो एक्सटर्नल इवेंट्स अकर हो रहे होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर आपका इख्तियार नहीं है, यूज़र आके करता है, या आप एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो है वो अनस्टेबल कनेक्शन के ऊपर है। आपने तो कहा था कि इंटरनेट ऐसा होगा और उसके मुताबिक इस तरह से आपका सॉफ्टवेयर काम करेगा, बट व्हाट अबाउट कि आपका इंटरनेट या अनस्टेबल है, या इस तरह की चीज़ें मुख्तलिफ हैं। ठीक है, तो उस सिचुएशन के अंदर हमें थोड़ा सा इशू हो सकता है कि हमें यहाँ तक तो अंदाज़ा है कि अगर एक आइडियल इवेंट है तो उसके अंदर आपका सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करेगा, बट व्हाट अबाउट एक्सटर्नल इवेंट्स और स्टिमुलाई, ऐसी चीज़ें जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी। To create the model, the analyst must perform the following steps. Evaluate all the use cases. Now, what does it mean by use cases? What is your understanding of use case? Tell me that. What is your understanding of use case? Tell me that. What do you think? This word is very important. Use case or use cases. Okay, no one is in the class. All right, I will assume no one is in the class, and there are how many participants? There are only 5 participants, among which no one is responding. I will continue my class and I will make sure कि हम जो चीज़ें आज के लिए हमने रखी हैं वो कवर कर लें. So evaluate all use cases to fully understand the sequence of interaction within the system. That means कि जितनी भी यूज़ केसेस आपके हो सकते हैं, विच मीन्स के यूज़ आइडियल पोजीशंस के अलावा, आइडियल यूजेज के अलावा भी जितने यूज़ करने के केसेस हो सकते हैं, कौन कौन से केसेस हैं जिस तरह से यूज़ किया जा सकता है आपके सॉफ्टवेयर को. फॉर एग्जांपल अगर एक आपका CMS टाइप सॉफ्टवेयर है तो हाउ कैन दैट बी यूज्ड. आपने तो आइडियल चीज़ें बता दी कि इस तरह से यूज़र आएगा, स्टूडेंट आएगा, वो कोर्स में एनरोलमेंट करेगा, उसकी अटेंडेंस लगेगी एंड सो ऑन. बट व्हाट इफ़ के स्टूडेंट जब लॉगिन होता है तो फॉर एग्जांपल ए स्टूडेंट इज़ आल्सो अ टीचर. एक टीचर है जो कि टीच भी कर रहा है कोर्स, और वो फॉर एग्जांपल कोई और कोर्स स्टडी भी कर रहा है. ही इज़ आल्सो अ स्टूडेंट. सो उस केस के अंदर दिस इज़ नॉट एन आइडियल सिचुएशन फॉर एग्जांपल. तो इसके अंदर क्या होगा, इस यूज़ केस के अंदर क्या होगा. इसी तरह यूज़र अगर लॉगिन एक आईडी से होता है और वो फिर दूसरे टीचर की आईडी में जाकर और टीचर की पोजीशन पर जाकर क्या वो किसी दूसरे स्टूडेंट को एनरोल कर सकता है या नहीं. राइट. सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि वैसे तो हमें समझ में आती हैं कि ऐसा नहीं होगा, बट व्हाट इफ़ सम यूज़र वांट्स टू डू दैट, ट्राइज टू डू दैट. सो उस केस के अंदर क्या चीज़ एग्जिस्ट कर सकती है. क्या ऐसा तो नहीं होगा कि आपने क्लिक किया कहीं पर, आपने अपने इनरोलमेंट कर दी और फिर जब आप बैक पे क्लिक करते हैं तो फिर आप डी इनरोल हो जाएं. ऐसा तो नहीं है कि आप अन इनरोल हो जाएं कि आप जैसे ही बैक पे क्लिक करते हैं. अब बैक पे क्लिक करने से आपकी अन इनरोलमेंट के बटन ट्रिगर तो नहीं हो रहा है. राइट. ऐसा होना नहीं चाहिए ऑब्वियसली, आपकी आइडियल सिचुएशन में ऐसा नहीं है, बट दिस कैन हैपन. दिस इज़ अ केस ऑफ यूजेज. So these are all the use cases which are external events. So it is better to evaluate all the use cases beforehand. यूज़र के ऊपर ना रहें कि यूज़र के पास ये मसला आएगा तो फिर हम देखेंगे. ऑब्वियसली we have to do this beforehand. We have to evaluate all the use cases to fully understand the sequence of interaction within the system. We will have to identify events that drive the interaction sequences and understand how these events relate to specific objects. external events external objects के साथ जिसको हमने कहा था क्या वर्ड यूज़ किया था हमने, एक्सटर्नल एंटिटीज़ के साथ कैसे बिहेव कर रहा है और उनके साथ किस तरह से उसका रिलेशनशिप है. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज वेल. वी वुड हैव टू क्रिएट अ सीक्वेंस फॉर ईच यूज़ केस. हर यूज़ केस के लिए हमें एक सीक्वेंस बनानी पड़ेगी. हर यूज़ केस के लिए सीक्वेंस का मतलब ये है कि फॉर एवरी यूज़ केस, लाइक जिस तरह दो चार मैंने बताया जो कि एक्सटर्नल इवेंट्स हैं, उनके लिए सीक्वेंस क्या होगी, किस तरह से वो स्टार्ट होगा और फिर किस तरह से ख़त्म होगा. जस्ट लाइक अ DFD का बेसिक आइडिया बताएं कि आया कहाँ से, फिर उसके बाद क्या किया यूज़र ने, फिर उसके बाद क्या किया, फिर उसके बाद क्या किया, फिर उसके बाद क्या किया, तब जाकर ये आपका यूज़ केस बना है.
तो वो सीक्वेंस भी हम बताना चाहेंगे। वी विल बिल्ड अ स्टेट डायग्राम फॉर द सिस्टम। स्टेट डायग्राम इज़ अ डायग्राम जो कि बताती है कि आपका सिस्टम किस स्टेट में है, राइट। सो किस स्टेट में आपका सिस्टम है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज वेल। दैट इज़ शोन बाय अ स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम बेसिकली आपका एक ओवरव्यू होता है पूरे सिस्टम का, कि हर एक क्लास किस पोजीशन में है या आपका पूरा सिस्टम किस पोजीशन में है इस वक्त। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई इनरोलमेंट की क्लास है, वो इनरोलमेंट की क्लास अभी स्टूडेंट्स के डाटा को रीड कर रही है, तो वो रीडिंग के फेज़ में है अभी, स्टेट में है। तो जब हम स्टेट डायग्राम बनाएंगे एक पर्टिकुलर यूज़ केस के लिए, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए, तो वी विल शो के अच्छा इस पोजीशन में जब यूज़र आया तो इस पोजीशन में आपकी सर्टेन क्लास की स्टेट क्या थी और पूरे सिस्टम की स्टेट क्या थी। रिव्यू द बिहेवियरल मॉडल टू वेरीफाई एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। देन देयर इज़ स्टेट रिप्रेजेंटेशंस। जिस तरह से भी मैंने बात की कि स्टेट डायग्राम हम बनाएंगे और हम रिप्रेजेंट करेंगे कि एक सर्टेन क्लास या एक सर्टेन पूरे सिस्टम की जो आपकी वो है स्टेट है वो क्या है। वी विल ट्राई टू रिप्रेजेंट दैट। सो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहेवियरल मॉडलिंग की हम बात कर रहे हैं। टू डिफरेंट कैरेक्टराइजेशन ऑफ स्टेट मस्ट बी कंसिडर, जो कि मैं ऑलरेडी आपको कह चुका हूँ। द स्टेट ऑफ ईच क्लास एज द सिस्टम परफॉर्म्स इट्स फंक्शन। जब कोई एक सिस्टम एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, कोई एक प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है, उस वक्त हर एक क्लास की क्या स्टेटस है। और हम ये भी बताना चाहेंगे कि द स्टेट ऑफ द होल सिस्टम एज ऑब्जर्व फ्रॉम द आउटसाइड एज अ सिस्टम परफॉर्म्स इस फंक्शन। यानी कि सिस्टम जब वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो एज अ सिस्टम एज अ होल किस तरह से बिहेव कर रहा है, वो भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वी विल हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एंड रिप्रेजेंट दैट एज वेल। द स्टेट ऑफ अ क्लास टेक्स ऑन बोथ पैसिव एंड एक्टिव स्टेट्स। क्लास की जो स्टेट होती है वो पैसिव भी हो सकती है, एक्टिव भी हो सकती है, जो कि वर्ड से जाहिर है कि एक्चुअली मतलब क्या है इसका। अ पैसिव स्टेट इज सिंपली द करंट स्टेट ऑफ ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एट्रीब्यूट्स। The active state is of an object indicates the current status of the object as it undergoes a continuing transformation and processing. लाइक आई सेड कि जिस तरह हमें पैसिव और एक्टिव से ये बात समझ लेनी चाहिए थी कि एक क्लास अगर उसके ऊपर कोई प्रोसेस परफॉर्म नहीं हो रहा है, वो एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर रही है, दिस इज जस्ट अ बैकग्राउंड क्लास, तो उसका क्या स्टेटस है, दैट इज़ अ पैसिव स्टेट ऑफ द क्लास। And if a class is actively performing in something, then that is a active state of a class. For example, if the again the same case study जो कि हम लेकर चल रहे हैं, if a student comes and enroll in some subject, now the enrollment procedure would only deal with the student and the course. He or she the enrollment process would not deal with के कौन सा टीचर उस कोर्स को पढ़ा रहा है। देर शुड बी अ टीचर, बट इट डजेंट मैटर कि उस टीचर की आईडी क्या है, उस टीचर का नाम क्या है, उस टीचर की टाइमिंग क्या है, इट डजेंट मैटर फॉर नाउ। वॉट ओनली मैटर्स इज़ दैट स्टूडेंट एलिजिबल हो कोर्स के लिए और वो कोर्स में इनरोलमेंट कर सके। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में टीचर की क्लास जो है दैट इज़ इन अ पैसिव स्टेट, बट स्टूडेंट एंड कोर्स की जो क्लास है दोज विल बी इन द एक्टिव स्टेट. So these are two states on which a class can be working on. Now we will have to identify some of the events. A use case is examined for points of information exchange. Use case को हम जब भी आइडेंटिफाई करते हैं या एग्जामिन करते हैं तो हम हर एक स्टेप पर रुक रुक कर उसको आइडेंटिफाई करते हैं। हम ये नहीं कहते सिंपली कि चलें यूज़र आया और उसने एनरोलमेंट को ट्रिगर किया, नहीं। यूज़र आया, इस आया को डिफाइन करें पहले। व्हाट डू यू मीन बाय यूज़र आया? क्या उसने लॉगिन किया या वो ऑलरेडी लॉग्ड इन था या आपने उसको लॉगिन किया? ये किस तरह से स्टूडेंट आ रहा है यहाँ पे, या आपने आपने अपने अकाउंट से लॉगिन करके एक दूसरे स्टूडेंट को एनरोल करना चाहा है। सो फर्स्ट डिफाइन दैट कि ऑब्वियसली स्टूडेंट क्या है, और उसके बाद स्टूडेंट आने का मतलब क्या है, स्टूडेंट लॉगिन का मतलब क्या है, कहाँ से वो डाटा लेगा, कहाँ से वो उसको प्रोसेस करेगा, और फिर हम कहेंगे कि स्टूडेंट लॉगिन हो चुका है। देन आप कहते हैं कि स्टूडेंट आएगा और कोर्स में एनरोल करेगा। नाउ अगेन डिस्क्राइब व्हाट कोर्स इज। कोर्स कहाँ से इनपुट ले रहा है, कोर्स दिया कैसे जाएगा, क्या कोर्स आईडी दी जाएगी या फिर कोर्स कोड दिया जाएगा या फिर कोर्स की जो है नाम दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, इनपुट क्या होगी, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि मसला है कहाँ या कहाँ मसला हो सकता है। ऐसा ना हो कि एक जगह पर आप कहें कि चलें यहाँ पर स्टूडेंट और कोर्स से इनपुट आई और वहाँ पर आपने एनरोलमेंट कर दी, बट नो, टेल मी के स्टूडेंट से क्या आया,
कोर्स से क्या आया और इसको क्या उसी तरह से रीड किया एनरोलमेंट ने जिस तरह से कोर्स और स्टूडेंट ने भेजा था, या किसी और तरीके से रीड कर लिया, कोई इशू तो नहीं आएगा यहाँ पे। सो द एग्जामिनेशन शुड बी ऑन द पॉइंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, जहाँ पर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है उनको हमने गौर से देखना है अगर हमने किसी इवेंट को आइडेंटिफाई करना है तो, जस्ट लाइक अ डीबगिंग फेज ऑफ एनी टाइप ऑफ कोड। इसी तरह हम एनालिसिस मोड और डिज़ाइन मोड में भी एक तरह से समझें कि हम डीबगिंग कर रहे हैं अपने कोड की। और डीबगिंग जब हम कर रहे होते हैं कोड की तो वी आप लोगों ने आई थिंक की होगी, अगर नहीं तो अब कर रहे होंगे। वी ट्राई एंड इन्वोक ब्रेक पॉइंट्स ऑन सम ऑफ द लाइंस इन आवर कोड। हमने कोड तो लिख लिया 150 लाइंस का, 200 लाइंस का, हम उसको चलाते हैं तो कोई इशू आ रहा है, कंपाइलेशन एरर नहीं है, बट ये है कि रन हो रहा है वो, तो हम क्या करते हैं, हम उसमें ब्रेक पॉइंट्स लगा देते हैं। ब्रेक पॉइंट से फ़ायदा ये होता है कि आपका प्रोग्राम एक सर्टेन पॉइंट तक चलता है, आपको लगता है कि यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगना चाहिए, यहाँ तक तो मेरा प्रोग्राम सही काम कर रहा है, अब वहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं और वहाँ पर अपने प्रोग्राम की रीडिंग देखते हैं। आप ब्रेक पॉइंट लगाकर फिर आप रीड करना, फिर आप प्रोग्राम को जब चलाते हैं तो प्रोग्राम उस आपके ब्रेक पॉइंट पर आकर रुक जाता है, एंड यू आइडेंटिफाई एंड एग्जामिन जस्ट लाइक अ यूज़ केस इज़ बीइंग एग्जामिन्ड। फिर आप एग्जामिन करते हैं कि अच्छा इस जगह पर जहाँ पर मैंने ब्रेक लगाया है यहाँ पर आपके पर्टिकुलर डाटा की वैल्यूज़ क्या हैं। फिर उसके बाद एक और ब्रेक पॉइंट पे आते हैं, फिर एक और ब्रेक पॉइंट पे आते हैं, फिर एक और ब्रेक पॉइंट पे आते हैं, और एक सर्टेन ब्रेक पॉइंट पे हमें ये अंदाज़ा होता है कि अच्छा इस जगह पर यहाँ सही सही आ रही थी वैल्यूज़, लेकिन यहाँ से आगे जो वैल्यू रीड हो रही है वो गलत रीड हो रही है, यहाँ से आगे जो वैल्यू जा रही है कैलकुलेट सही हो रही है, रीड गलत हो रही है, लेट्स सपोज। सो जब हम पॉइंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को आइडेंटिफाई कर लेंगे, वी विल बी आइडेंटिफाइंग द यूज़ केस, वी विल बी नॉट जस्ट आइडेंटिफाइंग बट वी विल बी एग्जामिनिंग द यूज़ केस के कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से नीचे किया हुआ है, द होम ऑनर यूजेज द की पैड टू की इन अ 4 digit, नाउ दिस इज एन अंडरलाइन फेज। So we will have to identify, examine this whole procedure. कि homeowner uses the keypad to key in a 4 digit. Okay, how does he use that? क्या होम ऑनर, आप होम ऑनर को डिफाइन कर चुके हैं, क्या आपको पता लग चुका है कि होम ऑनर आ चुका है या कोई और आ रहा है? क्या कीपैड जो वो यूज़ कर रहा है वो वही कीपैड है या उसने किसी दूसरे कीपैड से कनेक्ट करके उसको उसने कीज़ इनपुट करना शुरू किए हैं? क्या कीज़ अगर वो 4 दबा रहा है तो आपका सिस्टम भी 4 ही रीड कर रहा है या कुछ और रीड कर रहा है? थिंग्स लाइक दैट। द पासवर्ड इज़ कंपेयर्ड विद द वैलिड पासवर्ड स्टोर्ड इन द सिस्टम। अगेन हाउ, वाई, कैसे होगा? क्या इन चीज़ों में वही चीज़ें हैं जो रीडिंग हो रही है जिस तरह से उसी तरह राइटिंग हो रही है? क्या आपके सिस्टम के अंदर डाटा किसी और तरह तो स्टोर नहीं है? क्या ये उसी जगह से जाकर स्टोरेज से निकाल रहा है चीज़ें जहाँ पर आपने स्टोर किया था? क्या ये कोई पुराना पासवर्ड तो रीड नहीं कर रहा? थिंग्स लाइक दैट। सो इसी तरह अगर आप ग्रामेटिकल पार्ट्स में लिखतेंगे तो इट विल बी ईजी टू आइडेंटिफाई द इवेंट्स ऑफ अ यूज़ केस, कौन कौन से इवेंट्स अकर हो रहे हैं। इवेंट का मतलब ऐसे समझ लें इनपुट क्या है, कौन कौन से इवेंट्स अकर हो रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैपन हो रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें एग्जिस्ट करना शुरू हो गई हैं एक सर्टन उसकी वजह से, प्रोसेस की वजह से। सो लेट्स लुक एट द स्टेट डायग्राम ऑफ अ क्लास इन दिस होल सिस्टम। अभी हम जो केस स्टडी लेकर चलेंगे, दैट केस स्टडी विल बी द अलार्म सिस्टम ऑफ अ होम। तो बेसिक आइडिया अगर मैं आपको बताऊं, जो कि आपको ऑलरेडी अंदाज़ा होगा, एक होम सिक्योरिटी सिस्टम जो होता है उसके अंदर एक्चुअली काम ये होता है कि यूज़र आता है। फॉर एग्जांपल मैं अपने घर में आता हूँ और दरवाज़ा खोल के जैसे ही अंदर आता हूँ तो आई विल हैव टू एंटर अ पासवर्ड। इट्स नॉट लाइक कि दरवाज़ा खुला है या नहीं खुला है, बट ये है कि आपने एक पासवर्ड एंटर करना है। अगर वो पासवर्ड गलत है तो इसका मतलब है कि आप इलीगली दाखिल हुए हैं या आपका दरवाज़ा ओपन नहीं हो पा रहा है, एंड द अलार्म विल साउंड एंड सम कॉल्स विल हैपन, थिंग्स लाइक दैट। बट द मेन आइडिया इज़ कि स्टार्टिंग में हो क्या रहा है, वो कंट्रोल पैनल की क्लास कर रही है। कंट्रोल पैनल की क्लास क्या कर रही है, इस इमेज को अगर हम देखें क्लियरली तो 1 मिनट लेकर आप खुद देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या हो रहा है, 1-2 मिनट लेके, और फिर मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। ओके, so in this particular control panel class is state diagram. Now state diagram, we all know what a state diagram is. A state diagram is a class, is a diagram which shows the state of a function of a class or the whole system whenever certain operation is being performed. So in this is the state of your control panel class. What is your control panel class doing? The things in green are the states of your control panel class, and the things that are written on the arrows, these are the operations that are happening on the background.
सो सबसे पहले इनिशियल फेज़ में क्या हो रहा है, की हिट हो रही है। इससे पहले आपकी कंट्रोल पैनल क्लास या इस वक्त आपकी कंट्रोल पैनल क्लास पैसिव स्टेट में, ठीक है, पैसिव स्टेट में, एक्टिव स्टेट में नहीं है। जब की हिट हो जाती है, यानी कि यूज़र ने एक पासवर्ड एंटर किया और एंटर का बटन दबा दिया या उसकी कीज़ पूरी हो गई, तो जब वो की हिट करेगा तो आपका सिस्टम इस रीडिंग फेज़ में आ जाएगा, यानी जो यूज़र ने एंटर किया था उसको वो रीड करेगा, उसको अपने पास किसी वेरिएबल में रखेगा या कैसे करता है उसको रीड। दैट्स नॉट द केस, दैट्स नॉट आवर अंडरस्टैंडिंग कि उसने क्या करना है। बट द थिंग इज़ कि आपकी कंट्रोल पैनल क्लास नाउ विल बी रीडिंग आफ्टर दिस की हिट। नाउ आफ्टर दिस व्हाट विल बी हैपनिंग, टू आइडेंटिफाई दैट वी विल हैव टू सी कि अच्छा इसके बाद आउटपुट कहाँ जा रही है, तो इससे आउटपुट जा रही है यहाँ पर। सो यानी कि रीडिंग जब हो जाएगी तो उसके बाद जो पासवर्ड एंटर्ड है वो किसके पास चला जाएगा, एक दूसरी स्टेट में चला जाएगा। अब आपका सिस्टम एक कंपेयरिंग स्टेट में आ जाएगा, जो पासवर्ड इसने रीड किया उसको अब वो कंपेयर करना शुरू हो जाएगा। अब ये रीडिंग फेज़ में नहीं है, रीडिंग स्टेट में नहीं है आपकी क्लास, इट इज़ कंपेयरिंग। तो जब ये कंपेयर कर रही होगी तो इसका मतलब है कि कुछ प्रोसेस कर रही है कि भाई क्या होगा, एक्चुअल पासवर्ड क्या है उससे प्रोसेस किया जाए, अगर सही है तो सही करना है या गलत है तो गलत करना है, बट ये है कि उसको मैच कर रही है, कंपेयर कर रही है। इसके बाद आपका सिस्टम किस स्टेट में चला जाएगा, कंपेयरिंग के बाद देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स। एज यू कैन सी कि 3 आउटपुट जा रही हैं यहाँ से। 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स हो सकती हैं, एक तो ये, दूसरी ये, और तीसरी ये 3 तरह की स्टेट्स हो सकती हैं कंपैरिजन के बाद। एक तो ये हो सकती है कि अगर पासवर्ड इनकरेक्ट हो और नंबर ऑफ़ ट्राइज लेस देन मैक्सिमम ट्राइज हो, अगर आपने कहा है कि मैक्सिमम ट्राइज आपके सिस्टम में सेव्ड हैं कि 4 होनी चाहिए, अगर आपकी नंबर ऑफ़ ट्राइज 4 से कम है अभी तक और पासवर्ड इनकरेक्ट है, तो यू कैन अगेन रीड द पासवर्ड। आप दोबारा से कीज हिट करें और रीड करें पासवर्ड को और फिर दोबारा कंपेयर करें। एक तो ये केस हो सकता है। दूसरा ये केस हो सकता है कि आप कंपेयर करने के बाद यहाँ पर चले जाएं, यानी कि आपके नंबर ऑफ़ ट्राइज ग्रेटर देन हो जाए मैक्सिमम ट्राइज से, आप 4 से ज़्यादा दफ़ा ट्राई कर चुके हैं, तो फिर उस सिचुएशन में सिस्टम आपका लॉक हो जाए अगेन। नाउ इस लॉक की नोयत थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, ऐसी नहीं होगी जैसी पहले थी कि आपका सिस्टम सिर्फ लॉक था। इसकी नोयत शायद थोड़ी सी डिफरेंट हो कि एन इंट्रूडर हैज़ ट्राइड टू कम इन टू योर हाउस। ठीक है, जिस तरह से आप मोबाइल फ़ोन्स में अगर 3-4 दफ़ा गलत पैटर्न या गलत पासवर्ड लगा देते हैं तो योर अकाउंट गेट्स लॉक्ड, कि अब ये या तो आप 1 मिनट बाद इस पर लॉगिन कीजिएगा या इसके बाद आपके पास ईमेल के ऊपर ओटीपी आएगा, वट एवर। तो द थिंग इज़ कि आपकी कंट्रोल पैनल क्लास लॉक हो जाती है कि अब आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये लॉक्ड स्टेट में चली जाएगी। ठीक है। और तीसरी चीज़ यहाँ से ये हो सकती है कंपेयरिंग से कि पासवर्ड करेक्ट हो। अगर करेक्ट है तो आपकी कंट्रोल पैनल क्लास सेलेक्ट करेगी, क्या करेगी, सेलेक्ट एक्टिवेशन सक्सेसफुल। यहाँ से ये क्या क्या सेलेक्ट कर सकती है, एक्टिवेशन सक्सेसफुल सेलेक्ट कर सकती है या अनसक्सेसफुल भी सेलेक्ट कर सकती है। ठीक है। बट ये कि अगर पासवर्ड करेक्ट है तो इट विल सेलेक्ट एक्टिवेशन विल बी सक्सेसफुल एंड द सिस्टम विल बी अगेन इन रीडिंग मोड, वो दोबारा रीडिंग मोड में आ जाएगा। क्योंकि दोबारा से फिर आप जो है वो अगर उसको एक्टिवेट करना है तो आपको की डालनी पड़ेगी। राइट, ये 3 चीज़ें हो सकती हैं इसमें। अब लॉक्ड वाले फेस को अगर देखते हैं, इफ़ द कंट्रोल पैनल क्लास इज इन द स्टेट ऑफ लॉक्ड, तो इसका मतलब है कि देयर विल बी अ टाइमर लेस देन लॉक्ड टाइम। अगेन वही चीज़ जिस तरह मैंने कहा कि 30 सेकंड या 1 मिनट का टाइमर आपके पास लग जाता है कि आपने अगर 3-4 दफ़ा गलत इनपुट कर दिया है पासवर्ड, तो फिर एक टाइमर लगेगा जो कि नौसी की इसकी जो आउटपुट जा रही है वो इसी में इनपुट हो रही है, यानी कि सिस्टम लॉक्ड स्टेट में ही रहेगा जब तक कि आपका टाइमर लेस देन और इक्वल टू लॉक्ड टाइम नहीं हो जाता, जब तक ये लाइव लेस देन और इक्वल टू लॉक टाइम है। फॉर एग्जांपल योर लॉक टाइम इज़ समथिंग एंड योर टाइमर इज़ रनिंग, 1 मिनट का टाइमर आपने लगा दिया है। अब वो 1 मिनट अगर लेस है आपके लॉक टाइम से, आपने 2 मिनट का टाइम लगाया था कि 2 मिनट तक लॉक रहेगा, तो अगर 1 मिनट हुआ है तो अभी दोबारा लॉक ही रहे, 1.5 मिनट हुआ है लॉक ही रहे, 1 मिनट 55 सेकंड हुए हैं लॉक ही रहे। लेकिन जैसे ही 2 मिनट हो जाएंगे तो फिर ये चीज़ फॉल्स हो जाएगी और फिर ये लॉक पर नहीं जाएगा, फिर इट विल बी अगेन रीडिंग। अगर टाइमर आपका बढ़ जाता है यानी कि 2 मिनट आपने क्रॉस कर लिए, नाउ यू विल अगेन बी रीडिंग। तो दिस इज़ द बेसिक स्टेट ऑफ योर वन ऑफ योर क्लासेस से कंट्रोल पैनल क्लास की ये एक स्टेट है जो कि मुझे ये बता रही है कि आपकी एक सर्टेन क्लास किस तरह से बिहेव कर रही होगी वेन एवर अ सर्टेन ऑपरेशन इज़ बीइंग परफॉर्म्ड। व्हाट आर द ऑपरेशंस हियर? key hitting is an operation, password enter is an operation, this checking is an operation, this checking is an operation, एक्टिवेशन सक्सेसफुल इज़ एन ऑपरेशन। तो जब ये चीज़ हो रही होगी तो आपके सिस्टम की एक क्लास किस किस स्टेट में हो सकती है, दिस इज़ हाउ यू सी के ओके दिस इज़ द स्टेट ऑफ माई क्लास।
Now the states of a system. This was the state of a class. Now we are moving on to the states of a system. Again, what is a state? We already know that a set of observable circumstances that characterizes the behavior of a system at a given time. What is the behavior of a system at a given time? But because we are talking about the states of a system, we will see the behavior that characterizes, ऐसे सर्कमस्टांसेस जो कैरेक्टराइज करेंगे. अच्छा, एक क्लास है जो कि इस तरह बिहेव कर रही है, एक तरह क्लास है जो कि इस तरह से बिहेव कर रही है, उनको कैरेक्टर्स असाइन करेंगे कौन सी क्लास किस तरह से बिहेव कर रही है, in order to see the whole system, the state of the whole system. There is a state transition. ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज होना एक जगह से दूसरी जगह में, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में. तो स्टेट ट्रांजिशन का मतलब भी ये है कि द मूवमेंट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. इस चीज़ को हम कहेंगे, हम जो टर्म यूज़ करेंगे दैट विल बी द स्टेट ट्रांजिशन. The state is being transitioned into something else, some other state. Then there are these two typical things, event and action. Event का मतलब होता है an occurrence that causes the system to exhibit some predictable form of behavior. And action का मतलब ये होता है कि process that occurs as a consequence of making a transition. So event का मतलब ये है कि क्या चीज़ occur हो रही है, राइट. और एक्शन का मतलब ये है कि उस चीज़ के अकर होने के बाद, यानी कि कोई इवेंट होता है अगर, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पर क्या एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं. जिस तरह से अगर मैं इस डायग्राम में एग्जांपल लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो की हिट इज़ एन इवेंट. ये इवेंट हो रहा है कि की हिट की जा रही है, और जैसे ही की हिट की गई तो पासवर्ड एंटर्ड अकर हो गया, ये एक्शन परफॉर्म हो गया. ये इवेंट अकर हुआ और ये एक्शन परफॉर्म हो गया. इसी तरह अगर पासवर्ड इक्वल टू करेक्ट का इवेंट अकर होता है तो फिर कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा, एक्शन सक्सेसफुल परफॉर्म होगा. पासवर्ड एंटर्ड का इवेंट अगर परफॉर्म हो जाता है, अब मैं इसको इवेंट बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इससे रिलेट करके कह रहा हूँ, अगर ये इवेंट अकर होता है तो फिर या तो ये एक्शन होगा या ये एक्शन होगा या ये एक्शन होगा, राइट. सो अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ इन दोनों वर्ड्स को, तो इवेंट इज बेसिकली नोन एज इनपुट, एक्शन इज बेसिकली नोन एज द आउटपुट. इवेंट ये है कि आप इनपुट क्या दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, और एक्शन ये है कि आपके उस करने से सिस्टम ने क्या किया, यानी कि सिस्टम ने क्या प्रोड्यूस किया, सिस्टम ने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया, क्या उसने कोई आउटपुट दी, थिंग्स लाइक दैट. So an event is an occurrence that causes the system to exhibit some predictable form of behavior. Action is that predictable form of behavior. Process that occurs as a consequence of making a transition. Right? So these are some of the terminologies in the states of a system. Okay, well, how will we do the state, how will we show the state diagram of a system? Make a list of different states of a system. सबसे पहली चीज़ ये कि सबसे ज़्यादा जितनी ज़्यादा सिस्टम्स की स्टेट्स हो सकती हैं उन सबको लिखें. आपका सिस्टम किस किस स्टेट में हो सकता है. आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट पैसिव एंड एक्टिव स्टेट ऑब्वियसली, बट किस किस स्टेट में हो सकता है. क्या आपका सिस्टम रीडिंग स्टेट में हो सकता है, क्या आपका सिस्टम राइटिंग स्टेट में हो सकता है, क्या आपका सिस्टम कंपेयरिंग स्टेट में हो सकता है, क्या आपका सिस्टम कैलकुलेटिंग स्टेट में हो सकता है, क्या आपका सिस्टम डाटा एंटरिंग फेज में हो सकता है. ये जो सारी स्टेट्स हैं इनको लिस्ट आउट करेंगे. ये काम है जो कि मेरा सिस्टम कर रहा होगा एक सर्टेन पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, कि how does the system behave. Then indicate how the system makes a transition from one state to another. Again the word of state transition, कि स्टेट्स किस तरह से एक स्टेट से दूसरी स्टेट में किस तरह से ट्रांसमिट कर रहा होगा आपका पूरा का पूरा सिस्टम. जिस तरह से मैंने कहा ना, हमने लिस्ट आउट तो कर लिया कि ये काम करेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर काम करने के लिए वो कहाँ से आएगा, किस स्टेट से आ रहा होगा इस पर्टिकुलर काम करने के लिए, दैट इज़ नोन एज अ स्टेट ट्रांजिशन. एंड इसको शो करने के लिए दो चीज़ें अप्लाई होती हैं, वन इज़ इंडिकेट इवेंट एंड वन इज़ इंडिकेट एक्शन. यानी कि अगर आप ये कह रहे हो कि एक पर्टिकुलर चीज़ से ट्रांजिट होके आपका सिस्टम चेंज होके एक दूसरी पर्टिकुलर काम के ऊपर चला जाएगा, तो कैसे चला जाएगा, बीच में क्या पॉइंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होंगे, क्यों, कौन सा इवेंट अकर होगा जब जाकर आप इस स्टेट से दूसरी स्टेट में चले जाएंगे, और आप जब दूसरी स्टेट में जाएंगे तो कौन से एक्शन के थ्रू आप जा रहे होंगे. ड्रॉ अ स्टेट डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम, कोई भी एक डायग्राम आप इसके लिए बना सकते हैं. दिस इज अ सीक्वेंस डायग्राम, दिस इज हाउ अ सीक्वेंस डायग्राम लुक्स. अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल take 1-2 minutes and look at it, understand it. It is just another view of the same thing, control panel class ka, but this is now understanding of a sequence diagram. So understand this in your own senses and then I will tell you about this. So basically it is saying this is a sequence.
दिस वाज द स्टेट डायग्राम जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपके आपकी एक पर्टिकुलर क्लास किस स्टेट में है, किस किस स्टेट में हो सकती है और कैसे कैसे वो इंटरेक्ट कर रही है. बट नाउ दिस इज अ सीक्वेंस डायग्राम एंड द सीक्वेंस डायग्राम इज शोइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग, यानी कि आपकी कंट्रोल पैनल क्लास किस तरह से बिहेव कर रही है, कौन कौन सी स्टेट्स में हो सकती है. बट नाउ इट इज टेलिंग अस इन अ सीक्वेंस कि पूरे सीक्वेंस में किस तरह से होगा. एंड द वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर दैट इट इज अ सीक्वेंस डायग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग एज अ होल सिस्टम. इस सिस्टम में सिर्फ कंट्रोल पैनल की क्लास शो नहीं हो रही, इसमें से एक सिस्टम की क्लास भी शो हो रही है, इसमें एक सेंसर्स की क्लास भी शो हो रही है, इसमें एक होम ऑनर की क्लास भी शो हो रही है. सो होम ऑनर की क्लास के अंदर कौन कौन सी स्टेट्स हो सकती हैं वो यहाँ पर हम नहीं बता रहे हैं. राइट, सिस्टम के अंदर कौन कौन सी स्टेट्स हो सकती हैं वो भी यहाँ पर नहीं दी गई. सेंसर्स के अंदर कौन कौन सी हो सकती हैं, ऑब्वियसली बहुत सारी स्टेट्स होंगी, वो भी हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं. बट जो हम स्टडी कर चुके हैं हम उसके अंदाजे से देख रहे हैं कि एज अ सीक्वेंस डायग्राम इसको किस तरह से शो कर सकते हैं. तो सबसे पहले क्या होगा, सिस्टम विल बी रेडी. this black box, this black dot is the initial point. सिस्टम रेडी होना चाहिए आपका सबसे पहले. ठीक है, आपका सिस्टम रेडी होना चाहिए सबसे पहले. देन होम ऑनर will be in some state. again we are not seeing कि कौन सी स्टेट है यहाँ पे. ऑब्वियसली होम ऑनर किस स्टेट में होगा वैसे, होम ऑनर जो है वो आउटपुट दे रहा होगा, यानी कि कीज़ इनपुट कर रहा होगा. तो ये जो की हिट वाला फेज़ है वो होम ऑनर करेगा, और जब पासवर्ड एंटर्ड हो जाएगा, दिस इज़ द पासवर्ड एंटर्ड एक्शन. जब ये एक्शन परफॉर्म हो जाएगा तो रीडिंग के फेज़ में चली जाएगी आपकी कंट्रोल पैनल क्लास. अच्छा, आपकी कंट्रोल पैनल क्लास कंपेयरिंग के फेज़ में भी हो सकती है, लॉक्ड के फेज़ में भी हो सकती है, सेलेक्टिंग के फेज़ में भी हो सकती है. लेकिन अगर हम इनिशियल एरोज़ को फॉलो करते हुए जाएं तो हम पासवर्ड एंटर से हम रीडिंग के फेज़ में आ जाएंगे. जब रीडिंग का फेज़ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम कंपेयरिंग के फेज़ में आ जाएंगे. कंपेयरिंग के फेज़ से हम सिस्टम के अंदर लुकअप करेंगे कि क्या वो चीज़ जो जो रीड की गई थी वो पासवर्ड ही है या नहीं. हम लुकअप करेंगे, रिजल्ट देंगे इसको. अगर पासवर्ड करेक्ट है तो हम सिस्टम को ओपन कर देंगे, रिक्वेस्ट एक्टिवेशन कर देंगे सेंसर से. अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम सिस्टम को लॉक कर देंगे, अगर नंबर ऑफ़ ट्राइज इस तरह से है तो. ठीक है. इसी तरह फिर सेलेक्ट करके एक्टिवेशन सक्सेसफुल करके हम होम ऑनर को बता देंगे कि अच्छा, अगर यहाँ से एक्टिवेशन सक्सेसफुल है तो दोबारा होम ऑनर तक ये चीज़ पहुँच जानी चाहिए कि आपकी एक्टिवेशन सक्सेसफुल हो गई है. दिस इज़ हाउ अ सीक्वेंस डायग्राम गेट्स मेड. एंड दैट्स अबाउट इट फ्रॉम दिस लेक्चर. अब हम नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर मूव करेंगे. दैट इज़ रिक्वायरमेंट मॉडलिंग का एक और फेज़, दैट इज़ एसोसिएशन ऑफ डायग्राम्स. नाउ द एसोसिएशन ऑफ डायग्राम्स, हमने कुछ डायग्राम्स अभी जैसे डिस्कस की कि यू कैन शो योर सिस्टम्स वर्किंग इन अ डीएफटी एज वेल, इन अ स्टेट डायग्राम एज वेल, इन अ सीक्वेंस डायग्राम एज वेल. हाउ आर दीज एसोसिएटेड विद वन अनदर, इसके ऊपर थोड़ी सी हम बात करेंगे. तो सबसे पहली चीज़ इज़ द डाटा डिक्शनरी. Data dictionary is like the library of all of the terms that you are going to use in your system. Uh, सबसे पहली बात तो ये कि हमने रिक्वायरमेंट मॉडलिंग की जब भी हमने बात की, हमने ये कहा है कि हम SRS बना रहे होंगे. यानी कि एक सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट मॉडलिंग स्पेसिफिकेशन बता रहे होंगे. वो जो डॉक्यूमेंट होगा ना जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें लिखेंगे कि आपका सिस्टम कैसे काम करेगा, उसी डॉक्यूमेंट के अंदर हम DFDs भी बनाएंगे, उसी डॉक्यूमेंट के अंदर हम जो है क्या कहते हैं उसको, स्टेट डायग्राम्स वगैरह भी बनाएंगे, मुख्तलिफ तरह के आर्टिफैक्ट्स बनाएंगे, ट्रीज़ बनाएंगे. ग्रामेटिकल पार्सिंग भी ऑब्वियसली उसमें हम लिखेंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे होंगी. सो जो डाटा डिक्शनरी है बेसिकली वो ये सारे काम करने से भी पहले आप करेंगे. और डाटा डिक्शनरी बेसिकली हमको ये बता रही होगी कि एक सर्टेन चीज़ का, एक सर्टेन वर्ड का मतलब क्या है. जस्ट लाइक एनी अदर डॉक्यूमेंट, एनी अदर स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट. कोई भी अगर स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट होता है ना तो उसको उसको स्टार्ट हमेशा इसी तरह से किया जाता है. कैसे किया जाता है उसको स्टार्ट? फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ योर क्लास. राइट, उसके अंदर ये 10 रूल्स मैंने लिख दिया कि आप लोग क्लास में अटेंडेंस लगवाएंगे, आप लोग क्लास में टाइम पर आएंगे, आप लोगों ने क्विज़ देना है, और सब स्टूडेंट्स जो हैं वो असाइनमेंट देंगे. ये चीज़ें मैंने लिख दी कि चले रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने लिख दिए. बट बिफोर दैट मेरे पास एक डाटा डिक्शनरी भी होनी चाहिए जिससे मैं ये कह सकूं कि जो मैंने कहा है वो आप सही से वैसा का वैसा समझ लें. यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक रूल उठाता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप लोग सब स्टूडेंट्स क्विज़ देंगे. नाउ अब पहले इस चीज़ को समझने के लिए
आप लोगों को भी और मुझे भी ये पता होना चाहिए कि स्टूडेंट की डेफिनेशन आपके लिए क्या है और मेरे लिए क्या है। रूल में तो ये लिखा हुआ है कि सब स्टूडेंट्स क्विज़ देंगे, बट व्हाट डज इट मीन बाय स्टूडेंट्स? ठीक है, उसको मैं डिफाइन करूंगा अपनी डेटा डिक्शनरी में। स्टूडेंट इज समवन हु इज एनरोल्ड इन द कोर्स एंड हु इज़ नॉट टीचिंग, तो दैट इज़ एन स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल। फिर उसके बाद क्विज़ का मतलब क्या है, ये भी मैं डेटा डिक्शनरी में पहले दूंगा। क्विज़ का मतलब क्या है? क्या क्विज़ का मतलब सिर्फ ये है कि मैं आके आपसे वर्बली कुछ पूछूंगा, आप उसका जवाब दे देंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे? क्या वो राइटिंग में होगा, क्या वो ऑनलाइन होगा, उसके लिए कितना टाइम दिया जाएगा? क्विज़ को डिफाइन करूंगा मैं। इसी तरह देने का मतलब क्या है? क्विज़ दे देंगे, व्हाट डज दिस मीन? क्या सिर्फ टीचर दे देगा, स्टूडेंट ने कुछ नहीं करना, या स्टूडेंट ने अटेम्प्ट करके अपने पास ही रख लेना है? देने का मतलब क्या है, उसको मैं डिफाइन करूंगा। सो दिस इज़ द थिंग जो कि हम डीएफडीज़ के अंदर भी यही काम कर रहे हैं और सब जगह पर यही काम कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ लैग कर रही है कि आप कह तो रहे हैं कि ये काम ऐसे हो रहा है, लेकिन उन वर्ड्स को डिफाइन करें। So in data dictionary, it provides definitions of all elements in the systems which include meaning of data flows का मतलब क्या है, stores कौन कौन से होंगे आप ये बताएंगे, डेटा कंपोज किस किस तरह से हो सकता है आप ये बताएंगे, कस्टमर एड्रेस बुक, जैसे कस्टमर एड्रेस जो है वो ब्रेक डाउन हो सकता है स्ट्रीट नंबर में, स्ट्रीट नेम में, सिटी में, पास पोस्ट कोड में। इसी तरह आपका जो फॉर एग्जांपल नेम है वो ब्रेक डाउन हो सकता है फर्स्ट नेम में, लास्ट नेम में। तो जस्ट डोंट से कि स्टूडेंट का नाम होगा, स्टूडेंट का नाम होगा, लेकिन फिर डिफाइन करें नाम का मतलब क्या है। नाम का मतलब है फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम प्लस समथिंग समथिंग इस तरह। डिटेल्स ऑफ रिलेशनशिप भी हम बताएंगे बिटवीन एंटिटीज़ के, एक एंटिटी दूसरे से किस तरह से रिलेट करेगी, क्या स्टूडेंट और कोर्स का कोई रिलेशनशिप होगा आपस में या नहीं होगा। आप स्टूडेंट की फेज़ में जाकर कह रहे होते हैं कि इट विल बी इनरोल्ड इन अ कोर्स, अब इस स्टूडेंट को नहीं पता कि कोर्स क्या होता है, डिफाइन व्हाट कोर्स इज़। लेकिन अगर आपको पता है कि कोर्स क्या है तो आपने पहले से अगर डिफाइन किया हुआ है तो उसको रिलेट करें, रिलेशनशिप बताएं कि ये वही कोर्स है जो कि मैंने पहली क्लास में डिफाइन कर दिया है, अब मैं उसी कोर्स के अंदर स्टूडेंट को जो है वो इनरोल करूँगा, कोई और कोर्स नहीं है, ये किसी और तरह का मतलब नहीं है इसका। अच्छा, डेटा डिक्शनरी में जो एंट्रीज़ होती हैं वो ये तीन तरह की एंट्रीज़ हो सकती हैं। या तो सिर्फ नाउन्स होंगे उसके अंदर, यानी कि नेम्स होंगे, जिस तरह से मैंने कहा स्टूडेंट क्या है और कोर्स क्या है, या तो हम ये बताएंगे नेम इज़ व्हाट इट इज़ अ प्राइमरी नेम फॉर ईच डेटा और कंट्रोल आइटम, डेटा स्टोर या एक्सटर्नल एंटिटी, जितनी भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं उनके प्राइमरी नेम्स क्या होंगे हम वो बताएंगे। जिस तरह से भाई एक नेम है रीडिंग। अब रीडिंग तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने रीडिंग को डेटा डिक्शनरी में डिफाइन कर दिया है कि इट विल बी अ स्टेट ऑफ अ सिस्टम व्हेन इट इज़ गेटिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र। तो रीडिंग का मतलब ये है। इसी तरह से मुख्तलिफ़ तरह की जो चीज़ें हैं हम उनके उनके वर्ड्स बताएंगे, उनके एंटिटीज़ जो हैं हम उनके उनके नाम बताएंगे। एलियस, एलियस का वर्ड सुना है आज से पहले किसी ने? एलियस क्या होता है? अच्छा जी, एलियस का मतलब होता है बेसिकली कि अदर टाइप ऑफ नेम, यानी कि आप उसको दूसरे नाम से भी बुला सकते हैं। जैसे जिस तरह कोर्स है, कोर्स को हम सब्जेक्ट भी कहते हैं, एक ही चीज़ हो गई ना, कोर्स है या सब्जेक्ट है, आप कोर्स में एनरोल हैं या सब्जेक्ट में एनरोल हैं। तो दिस इज़ एलियस, लाइक काइंड ऑफ लाइक अ सिनोनियम। ऐसी चीज़ जो कि हो वही चीज़ लेकिन आप उसको दूसरे वर्ड से कह रहे हो, आप वर्ड उसके लिए दूसरा यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड एन एलियस, एन अल्टरनेटिव नेम फॉर ईच डेटा ऑब्जेक्ट। अगर किसी डेटा ऑब्जेक्ट का अल्टरनेटिव नेम आपने यूज़ करना है तो वो भी डेटा डिक्शनरी के अंदर दें कि ये वो चीज़ें हैं, वो वर्ड्स हैं जो कि इसी को डिफाइन कर रहे होंगे, यानी कि आप इंटरचेंजेबली उसको यूज़ कर रहे होंगे। कोर्स का बता दें कि अगर मैं कहीं सब्जेक्ट लिख दूं तो उसका मतलब भी कोर्स ही है, अगर मैं कहीं पर नाम लिख दूं तो उसका मतलब यही है कि फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम, अगर मैं कहीं पर आईडी लिख दूं तो उसका मतलब है स्टूडेंट आईडी, टीचर आईडी नहीं समझिएगा उसको। ठीक है, इस तरह आप एलियस डिफाइन कर दें कि जो दूसरी तरह के आप वर्ड्स यूज़ करेंगे उनका मतलब क्या होगा। आपको उनको अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये कि अल्टरनेटिव नेम्स अगर किसी के हैं तो आप उनको डिफाइन कर दें। देन द थर्ड थिंग विल बी वेयर एंड हाउ। ये जो सारी चीज़ें आपने कही हैं कि ये चीज़ें होंगी, इनको कैसे और कहाँ पर यूज़ किया जाएगा। सो इस चीज़ को समझने के लिए वी विल हैव टू लुक एट अ रेगुलर डिक्शनरी। ठीक है, एट अ रेगुलर डिक्शनरी, एक रेगुलर डिक्शनरी जो होती है वो क्या करती है, अ, आप अगर कोई देखते हैं कि वर्ड क्या है, आपने देखा भाई टेबल, ओके, टेबल का मतलब क्या होता है, उसका मतलब लिख दिया आगे कि भैया फोर लेगेड वुडन या प्लास्टिक की बनी हुई एक चीज़ हो जो कि इस तरह उसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, वो आपको उस वर्ड का मतलब तो पता लग गया, लेकिन साथ ही साथ उसका नीचे बताया जाता है कि इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं हम।
ये वर्ड कैसे कैसे यूज़ होगा, क्या ये कोई प्रोसेस है या कोई कोई एक ईडियम है या किसी का नाम है, क्या है, इसको कैसे यूज़ करेंगे, तो वो नीचे लिखे होंगे भाई, आई पुट माई कप या माई मग ऑन ऑन द टेबल। तो यहाँ पर अंदाज़ा हो गया अच्छा टेबल को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो सिमिलरली जो आपके डाटा डिक्शनरी की एंट्रीज़ हैं, आपके प्रोसेसेस हैं, आपके कंट्रोल आइटम्स हैं, डाटा है, उसको आप किस तरह से शो करेंगे, उस किस तरह से यूज़ करेंगे आगे जाकर अपने एसआरएस डॉक्यूमेंट के अंदर, हम वो यहाँ पर बताएंगे। वो भी डाटा डिक्शनरी के अंदर बताएंगे कि इनपुट टू प्रोसेस होगा, आउटपुट फ्रॉम प्रोसेस होगा, एज ए स्टोर क्या होगा, एज एन एक्सटर्नल एंटिटी क्या होगा, इनको किस किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, सर्टेन चीज़ को आप वो बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट है, स्टूडेंट को आप किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं आप वो बताएंगे। क्या स्टूडेंट को एज ए स्टोर में यूज़ कर सकता हूँ, नहीं। स्टूडेंट को एज एन आउटपुट यूज़ कर सकता हूँ, यस। स्टूडेंट को एज एन इनपुट यूज़ कर सकता हूँ, यस। स्टूडेंट को एज एन एक्सटर्नल एंटिटी यूज़ कर सकता हूँ, यस। किस किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं सर्टेन चीज़ को, आपको वो यहाँ पर बताना होगा। इसी तरह से आपने कहा एनरोलमेंट का मतलब क्या होगा, बता दिया, लेकिन आप उसको यूज़ किस किस तरह कर सकते हो। क्या इनरोलमेंट कोई इनपुट होगी, नहीं। इनरोलमेंट कोई आउटपुट होती है, नहीं। क्या वो कोई स्टोर होता है, नहीं। क्या वो कोई एक्सटर्नल एंटिटी होती है, नहीं। बल्कि एक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इस तरह से कौन सी चीज़ किस तरह से यूज़ होगी, उसकी क्या नोयत है, वो हमने डिफाइन करनी होगी यहाँ पे इन द डाटा डिक्शनरी एंट्रीज। अब ये कुछ नोटेशंस हैं, अगेन खुद बताने से पहले टेक अ लुक एट इट, काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, काइंड ऑफ लाइक अ सेंटेक्स के कौन सी चीज़ आप कैसे लिखेंगे और उसका क्या मतलब कंसिडर किया जाएगा। पहले इसको समझने, फिर मैं समझाता हूँ और फिर इसी में से आपसे क्वेश्चनिंग भी करूँगा। तो अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली ऑन योर ऑन फर्स्ट। आई थिंक काफ़ी काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ दिस मीनिंग एक्चुअली। सो इक्वल टू की जो साइन है, इसका मतलब होगा डाटा डिक्शनरी में हमारी रिक्वायरमेंट मॉडलिंग के फेज़ के अंदर दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ, प्लस का मतलब होगा एंड। पैरेंथेसिस में अगर कोई चीज़ लिखी हुई है, इसका मतलब है कि ऑप्शनल है, वो चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लाजमी नहीं है। करली ब्रैकेट्स में अगर कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि दिस इज़ एन आइट्रेशन, कि जो भी इसमें लिखा हुआ है वो एक से ज़्यादा दफ़ा हो रहा होगा। इसी तरह अगर कोई चीज़ स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी हुई है, इसका मतलब है कि सेलेक्ट वन ऑफ द सेवरल अल्टरनेटिव्स। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम अल्टरनेटिव्स लिखेंगे, यानी कि एलियसेस वगैरह लिख सकते हैं कि भाई ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, मर्ज़ी है आपकी। डबल स्टेरिक अगर हम शो करते हैं तो इसका मतलब है कि वी आर राइटिंग अ कमेंट। एट अगर हम लिखते हैं तो इसका मतलब है कि वी आर राइटिंग एन आइडेंटिफायर, यानी कि की फील्ड, स्टोर का नाम जो होता है, यानी कि जो आपने वेरिएबल का नाम आप रख रहे होगे ना कि भाई दिस इज स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट नेम अगर आप एक ही तरह का नाम रख रहे हो, स्टूडेंट नेम को हर जगह स्टूडेंट नेम या फॉर एग्जांपल सिर्फ नेम से ही आप कंसिडर करोगे, तो उसको आपने लिखना होगा एज एन एट। एट से हम स्टार्ट करेंगे। प्रेफरेबली ये स्टोर के लिए यूज़ होता है। एंड देन देर इज़ अ सेपरेटर, और ये जो बार एक बनी हुई है, जो कि अगर आप शिफ्ट प्रेस करके बैक स्लैश के बटन को दबाते हैं तो ये बार आ जाती है, दिस इज कॉल्ड अ सेपरेटर। इट सेपरेट्स अल्टरनेटिव चॉइसेस इन द स्क्वायर ब्रैकेट कंस्ट्रक्ट। जो स्क्वायर ब्रैकेट हमने देखा ना, कि स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ था कि सेलेक्ट वन ऑफ ईच अल्टरनेटिव्स, जो भी इसमें लिखा हुआ है उनमें से कोई एक आप सेलेक्ट कर लें। तो उनको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे ख़त्म हो गई, इस बार से, हम इस सेपरेटर से। सो जैसे कि एक नीचे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, नेम इक्वल्स टू कर्टेसी टाइटल प्लस फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम प्लस लास्ट नेम। इससे हमें ये समझ में आता है कि नेम का मतलब ये है, नेम इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, नेम इज कंपोज्ड ऑफ, किससे कंपोज हुआ है, कर्टेसी टाइटल विच कैन बी, अच्छा उसको भी आगे डिफाइन किया हुआ है वैसे क्या है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर मैं बताऊं तो इसका मतलब कर्टेसी टाइटल ये होता है, मिस्टर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, हिज रॉयल हाइनेस है, वट एवर। कर्टेसी टाइटल होगा, एंड प्लस का मतलब हो गया एंड, कर्टेसी टाइटल एंड फर्स्ट नेम एंड मिडल नेम। अब मिडल नेम पैरेंथेसिस में है, विच मीन्स के मिडल नेम हो भी सकता है किसी का और नहीं भी हो सकता है, इट इज़ ऑप्शनल, है तो लिखें, नहीं नहीं है तो ना लिखें। सो कर्टेसी टाइटल एंड फर्स्ट नेम एंड ऑप्शनल मिडल नेम एंड लास्ट नेम, ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे मिलके कंपोज होगा क्या, नेम। इसी तरह कर्टेसी टाइटल किससे कंपोज हो रहा है वो भी नीचे बता रहे हैं, कर्टेसी टाइटल इज कंपोज्ड ऑफ, नाउ दिस इज एन स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि इन सब में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, आपके आपके पास ऑप्शन है। अब मिस्टर हो सकता है, मिस हो सकता है, मिसेस, मिस, डॉक्टर, प्रोफेसर, कुछ भी हो सकता है। अब इनमें से जो चीज़ अलग है उनको सेपरेट करने के लिए सेपरेटर यूज़ हुआ है कि मिस्टर होगा या फिर, अब या फिर वाली चीज़ को, यानी कि अदर देन दिस,
सेपरेटर हमने लगा दिया मिस, सेपरेटर मिसेस, सेपरेटर मिस, सेपरेटर डॉक्टर, सेपरेटर प्रोफेसर, राइट। सो दीज आर द थिंग्स जो कि कर्टेसी टाइटल जिससे मिलकर बनेगा। कर्टेसी टाइटल इज कंपोज्ड ऑफ दीज थिंग्स। देन देयर इज फर्स्ट नेम। नाउ फर्स्ट नेम will be composed of what? First name will be composed of some kind of letters, some kind of alphabets, जिसको हम कहते हैं लीगल कैरेक्टर्स। अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, ए बी सीज हो सकते हैं, अगर आप किसी दूसरी लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो कोई और लैंग्वेज भी हो सकती है, बट द थिंग इज कि अल्फ़ाबेट्स होंगे, कैरेक्टर्स होंगे, लीगल कैरेक्टर सॉरी, लीगल कैरेक्टर्स होंगे। अब वो जो लीगल कैरेक्टर है, देखें कैरेक्टर लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम विल बी कंपोज्ड ऑफ अ लीगल कैरेक्टर, यानी कि ए होगा किसी का नाम, बट नॉट जस्ट ए, रिपीट हो रहा होगा, ए होगा उसके बाद बी भी हो सकता है, उसके बाद सी भी हो सकता है, उसके बाद डी भी हो सकता है। इट इज़ अ रिपीटेशन, इट इज़ एन आइट्रेशन, करली ब्रैकेट में हम लिखते हैं आइट्रेशन, कि भाई लीगल कैरेक्टर्स हो सकते हैं बहुत सारे, एक से ज़्यादा। मिडल नेम में भी ऐसा ही हो सकता है, लास्ट नेम में भी ऐसा ही हो सकता है। अब लीगल कैरेक्टर क्या है वो भी नीचे लिखे हुए हैं, किसी के नाम में कौन कौन से लीगल कैरेक्टर्स हो सकते हैं वो लिखे हुए हैं नीचे। अब इसको आप समझें कि क्या लिखा हुआ है, एक नाम के अंदर कौन कौन से लीगल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। स्टार्ट में करता हूँ। पहली बात तो ये है कि स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब है अंदर सेपरेटर्स के अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उनमें से कोई एक चीज़ हो सकती है, या एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, खैर। बट ये जो स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर आया हुआ है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर ए टू जी लिखा हुआ है, फिर सेपरेट हो रहा है स्मॉलर ए टू जी से, फिर सेपरेट हो रहा है 0 से 9 से, फिर सेपरेट हो रहा है एपोस्ट्रॉफी से, फिर सेपरेट हो रहा है ये क्या लिखा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, हाइफन, और फिर सेपरेट हो रहा है स्पेस से, और फिर सेपरेट हो रहा है नथिंग से। दीज आर द थिंग्स जो कि एक नाम में हो सकती हैं, लीगल कैरेक्टर्स। अब लीगल कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, जो कि आपको आई थिंक मैंने समझाई दी पूरी बात। वो यही कि या तो कैपिटल ए से जी हो सकता है लीगल कैरेक्टर, ए बी सी डी ई एफ जी एच जितने भी हैं कैपिटल में हो सकते हैं, या फिर स्मॉल में हो सकते हैं, या फिर कोई नंबर भी हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या फिर एपोस्ट्रॉफी भी हो सकती है। ठीक है, एपोस्ट्रॉफी भी आती है लोगों के नाम में कभी कभी, डी मॉर्गन जब करते हैं तो डी के ऊपर एपोस्ट्रॉफी लगा के मॉर्गन कर देते हैं। इसी तरह हाइफन भी आता है। ठीक है, हाइफन जिस तरह से लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा नाम है जिस तरह ज़ुबैरुद्दीन, तो मैं ज़ुबैर के बाद हाइफन दे के उद्दीन लिखता हूँ, बिकॉज दैट इज़ वन वर्ड। ठीक है, तो हाइफन भी आ सकता है, स्पेस भी आ सकता है ऑब्वियसली, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी ना आए। ठीक है, कुछ भी ना आए का मतलब यही है कि आपका आपने ख़त्म भी तो करना है कहीं पर, तो आप वो ख़त्म यहाँ पर करेंगे कि बस इसके बाद कुछ नहीं है, दैट इज़ आल्सो अ लीगल थिंग कि मैं इसको ख़त्म कर दूँ। सो दीज आर, अब इसमें कौन कौन से लीगल कैरेक्टर्स नहीं है, ऑब्वियसली इसमें फॉर एग्जांपल डॉलर साइन नहीं आ सकता नाम के अंदर, नाम के अंदर एंड साइन नहीं आ सकता, स्टेरिक नहीं आ सकता, ये वो चीज़ें जो कि नाम के अंदर नहीं आ सकती अकॉर्डिंग टू आवर डाटा डिक्शनरी। हो सकता है नाम में आ सके, बट हमारी डाटा डिक्शनरी के अंदर हम उसको नाम कंसिडर नहीं करेंगे जिसके नाम के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही होंगी। अंडरस्टूड? ओके, देन देर इज प्रोसेस स्पेसिफिकेशन। डाटा डिक्शनरी नोटेशन हम पढ़ चुके हैं, अब आते हैं प्रोसेस स्पेसिफिकेशन के ऊपर। प्रोसेस स्पेसिफिकेशन का लफ्ज़ हम इससे पहले भी देख चुके हैं, और हमने कहा था प्रोसेस को हम स्पेसिफाई कैसे कर सकते हैं, हम डीएफडीज बना सकते हैं, हम इमेजेस बना सकते हैं, हम सूडो लैंग्वेज के अंदर उसका कोड लिख सकते हैं, हम टेबल्स बना सकते हैं, हम डायग्राम्स बना सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो हम ये सारे काम कर सकते हैं इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई अ प्रोसेस, कि प्रोसेस ने क्या करना है। ऑल बॉटम लेवल प्रोसेसेस आर स्पेसिफाइड। द स्पेसिफिकेशंस में बी अ स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, अ प्री या पोस्ट कंडीशन, या फिर डिसीजन टेबल। ये तीन तरीके होंगे किसी भी बॉटम लेवल प्रोसेस को स्पेसिफाई करने के लिए। बॉटम लेवल प्रोसेस का मतलब ये है ऐसे प्रोसेसेस जो कि और प्रोसेसेस में डिवाइड नहीं हो रहे, ऐसे प्रोसेसेस जो कि लीफ प्रोसेसेस हैं, कि भाई ये बॉटम लेवल है, इसके बाद इस प्रोसेस के अंदर और कोई प्रोसेस नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल भाई की हिट का प्रोसेस है, की हिट के प्रोसेस में कीज हिट हो रही हैं, दैट्स इट। लेकिन अगर मैं कहूँ इनरोलमेंट का प्रोसेस है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और भी हो रही हैं। सो जो बॉटम लेवल प्रोसेसेस हैं उनको स्पेसिफाई करने के लिए ये तीन तरीके यूज़ होते हैं। वन इज़ स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में भी हम उनको स्पेसिफाई कर सकते हैं, हम उनको प्री या पोस्ट कंडीशंस में भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, और डिसीजन टेबल में भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल गया हूँ यहाँ पे। ये नहीं है कि हम इन तीनों में स्पेसिफाई कर सकते हैं, बल्कि ये है कि इन तीनों तरीकों से, इन तीनों तरीकों का होना लाजमी है किसी भी प्रोसेस को सही तरह से स्पेसिफाई करने के लिए। यानी कि आप इंग्लिश में भी बताएं,
प्री पोस्ट कंडीशंस भी दें उसकी और डिसीजन टेबल्स भी दें। इट नीड टू बी मोर फॉर्मल एंड स्पेसिफिक देन नॉर्मल इंग्लिश। अच्छा, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश की अब मैं बात कर रहा हूँ, और वो ये है कि स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश इज़ नॉट जस्ट योर नॉर्मल इंग्लिश, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंग्लिश जो कि कुछ ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है, ताकि कोई एम्बिग्यूटी ना रहे, ताकि कोई ऐसी चीज़ ना रहे जो कि आपको समझ में ना आए। इंग्लिश में बहुत सारे जुमले ऐसे हो सकते हैं जो कि एम्बिगुअस हो सकते हैं, जिनके एक से ज़्यादा मतलब भी निकल रहे होते हैं या कोई मतलब नहीं निकल रहा होता, लेकिन दोज आर लीगल इंग्लिश लैंग्वेज सेंटेंसेस। बट स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश स्पेसिफाइज सम रूल्स, जो कि कहती है कि आप इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखें, ताकि कोई एम्बिग्यूटी ना रहे, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। It need to be easily understandable by the user. Obviously, it should not impose arbitrary design and implementation decisions. So, like I said, कि because we are specifying things, तो हम आर्बिट्रेरी चीज़ों के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। आर्बिट्रेरी का मतलब बेसिकली होता है रैंडम चीज़ों के ऊपर, कि जो भी इनमें से कोई सेलेक्ट कर लो, ऐसा नहीं है। आप बताएंगे किन किन में से क्या सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं। सो आर्बिट्रेरी डिज़ाइन या इम्प्लीमेंटेशन डिसीजन जितने भी आपने लिए हैं, आप उनको नहीं लिखेंगे। आपने कोई डिसीजन क्यों लिया, कैसे लिया, उसके पीछे क्या थिंकिंग थी, क्या रीजनिंग थी, और उससे क्या फ़ायदे नुकसान है। अगर आपके पास जस्टिफिकेशन है तो आप उनको इम्पोज करेंगे, अदरवाइज आप उन डिज़ाइन या इम्प्लीमेंटेशन तरीक़ेकार को आप इम्पोज नहीं कर सकते किसी के ऊपर भी। ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम डिसीजन टेबल्स बनाते हुए, प्री पोस्ट कंडीशंस लिखते हुए और इस तरह की चीज़ें करते हुए हम जो है वो करते हैं। इंटरनेट कनेक्शन मेरा थोड़ा सा अनस्टेबल है आज, इस वजह से शायद आवाज़ कट रही हो, बट अगेन द रिकॉर्डिंग इज़ विल बी अवेलेबल टू यू। नाउ दिस इज़ अ सिंपल ओवरव्यू ऑफ। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो कि थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही होंगी आपको, लेकिन उनके ऊपर हम जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारा असल मकसद है प्रोसेस स्पेसिफिकेशन को समझना। तो इससे पहले भी कॉन्टेक्स्ट लेवल है, लेवल 0 DFD है, लेवल 1.2 है। ये कुछ चीज़ें जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई 1 से 2 के दरमियान भी कुछ लेवल्स हो सकते हैं DFDs के। इसी तरह इसने कॉन्टेक्स्ट लेवल अलग बताया है और फिर लेवल 0 को अलग बताया है। तो ये भी हो सकता है कि आप कॉन्टेक्स्ट लेवल कहें कि भाई बहुत ही बिल्कुल 0 लेवल की ये है आपकी इमेज, लेकिन इसको मैं लेवल 0 नहीं कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर कोई प्रोसेस मैंने डिफाइन ही नहीं किया। ये सिर्फ एक्सटर्नल एंटिटीज़ को मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो दिस इज़ योर कॉन्टेक्स्ट, और फिर लेवल 0 DFD के अंदर आप फिर एक्चुअली प्रोसेसेस को शो करते हैं बेसिक को, और फिर उनको ओपन करना स्टार्ट करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, बट द मेन थिंग इज प्रोसेस स्पेसिफिकेशन। द प्रोसेस स्पेसिफिकेशन हेयर फॉर द डाटा फ्लो डायग्राम 2.3, देखें 2.3 से एरो आ रहा है और वो शो कर रहा है कि भाई ये है प्रोसेस स्पेसिफिकेशन। यानी कि इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा होगा कि भाई दीज आर द वेरिएबल्स, ये इनपुट आएगी और फिर इफ़ के जे सी इज इक्वल टू दिस थिंग देन डू दिस, अदरवाइज डू दिस, और फिर उसके बाद स्पेसिफिकेशन ख़त्म। यानी कि प्रोसेस एक्चुअली काम कर किस तरह से रहा है उसको भी हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। ये कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई है? दिस इज PDL, प्रोसेस डेफिनेशन लैंग्वेज। प्रोसेस को डिफाइन किया गया है कि किस तरह से हम प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये PDL का वर्ड हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं जब हम डेटा फ्लो डायग्राम्स की इमेज को ख़त्म कर रहे थे। नाउ स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश लैंग्वेज। व्हाट इज़ एन स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश लैंग्वेज? जिस तरह से मैंने थोड़ा सा आइडेंटिफाई किया आपको कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम फॉलो करेंगे इन ऑर्डर टू बेटर कम्युनिकेट एंड बेटर अंडरस्टैंड व्हाट, बेटर मेक द यूज़र अंडरस्टैंड what we meant and what is actually supposed to mean by some sentences. So it is a subset of English with restrictions on usage. Like I said, English ही है, English का एक subset है, English की एक type है, with some rules and regulations, with some restrictions on its usage. What are the restrictions? These are the restrictions. Each sentence must be as follows. सारे sentence इस तरह से लिखे हुए होने चाहिए। किस तरह? An algebraic equation, या तो कोई अल्जेब्रिक इक्वेशन होनी चाहिए। अगर आप अल्जेब्रिक इक्वेशन सिंपल इंग्लिश में लिखते हैं तो वो कैसे होगी? आप लिखेंगे x, द वेरिएबल x विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ y एंड द समेशन ऑफ z एंड 2। आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। बट स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश लैंग्वेज कहती है कि नहीं, आप अल्जेब्रिक इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं सिंपली। यानी कि अगर आपने कोई एक्सप्रेशन लिखनी है, आप उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डायरेक्टली लिख सकते हैं। देयर इज़ नो नीड टू डिफाइन एंड राइट एवरीथिंग इन इंग्लिश। सो यू कैन राइट दिस x इक्वल टू वाई मल्टीप्लाइज z प्लस 2 q प्लस 1 4, ये आप लिख सकते हैं। दैट इज़ अलाउड। दिस इज़ वन रिस्ट्रिक्शन कि आप डायरेक्ट पूरी चीज़ नहीं लिखेंगे, अलजेब्रिक इक्वेशन लिखेंगे। ओके, देन या फिर कंसिस्ट हो सकती है सिंपल इंपेरेटिव सेंटेंसेस की विद अ वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट। या फिर आप लिखेंगे क्या
या तो अलजेब्रिक इक्वेशंस होंगी उसके अंदर, या फिर सिंपल इंपेरेटिव सेंटेंसेस होंगे। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, कौन बताएगा मुझे? व्हाट आर इंपेरेटिव सेंटेंसेस? सेंटेंस विदाउट क्वेश्चन मार्क? नो, नॉट रियली। यस वासिफ, बताता हूँ मैं वासिफ ने क्या जवाब दिया, बट उसके अलावा कोई और मुझे बताए क्या कहना चाह रहे हैं, क्या होता है एक्चुअली इंपेरेटिव सेंटेंस। यस, मुजम्मिल कह रहे हैं, ठीक है, वासिफ ने भी यही बात की थी कि ऑर्डर किया जाए या कोई इंस्ट्रक्शन दी जाए, कोई कमांड की जाए, ऐसे सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यस एग्जैक्टली। सो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर सेंटेंसेस जो कि स्टार्ट होते हैं डायरेक्टली फ्रॉम फ्रॉम द वर्ब। ठीक है, इसी तरह की नेचर में हम इसको लिखेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि भाई रीड दिस बुक, तो एक्चुअली आई एम ऑर्डरिंग और कमांडिंग समथिंग के समवन के भाई इस बुक को रीड करें। ठीक है, लेकिन रीड दिस बुक को अगर मैं थोड़ा सा ब्रॉडर वे में देखूं तो एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यू हैव टू रीड दिस बुक। बट अगर एक ऑर्डर और इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें हम ये नहीं कहते कि यू हैव टू और ये सारी चीज़ों को हम स्किप कर देते हैं। वी जस्ट डील विद द मेन थिंग, रीड दिस बुक। ठीक है, और मैं ये भी नहीं कहता कि आई एम ऑर्डरिंग यू टू डू दिस एंड रीड दिस बुक, नहीं। सो इसी वे के अंदर हम स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश के अंदर वर्ड्स लिखेंगे, यानी कि हम ये नहीं लिखेंगे कि भाई द यूज़र कम्स एंड एंटर्स हिज पासवर्ड थ्रू यूजिंग कीबोर्ड कीपैड, नहीं। इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर लिखेंगे यूज़र एंटर्स द पासवर्ड, दैट्स इट, या एंटर अ पासवर्ड, रीड अ पासवर्ड, थिंग्स लाइक दैट। तो जिस तरह नीचे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं कि सिंपल वर्ब्स एंड ऑब्जेक्ट्स के तौर पर बात करें, रीड नेक्स्ट ऑर्डर। ना हु इज़ गोइंग टू रीड नेक्स्ट ऑर्डर ये पहले से स्पेसिफाई होगा ऑलरेडी, क्योंकि आप बता बात किस में रहे हैं, आप डीएफडी के अंदर लिख रहे हैं, किसी डायग्राम में लिख रहे हैं, आपने चीज़ें डाटा डिक्शनरी में बता दी हैं। अब रीडिंग कौन कर रहा है, किस स्टेट में है, वो सारी चीज़ें तो आप बता रहे हैं। यू जस्ट हैव टू राइट के क्या होगा। तो रीड नेक्स्ट ऑर्डर या फिर डिस्प्ले रिजल्ट टू स्क्रीन। अब कौन सी स्क्रीन पे होगा ना ये स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है, कौन करेगा ये स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ से इनपुट आएगी, कौन सा इवेंट होगा, कौन सा एक्शन होगा, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव डिफाइंड। But now we are just going to say in structured paraphrasing that display result to screen। ठीक है, अब इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसमें, इफ़ भी यूज़ हो सकता है, केसेस यूज़ हो सकते हैं, लूप्स यूज़ हो सकते हैं, इफ़ देन एल्स जिस तरह से कहते हैं यूज़ हो सकते हैं। एंड एवरीथिंग कैन बी यूज्ड इन दिस स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश लैंग्वेज इफ़ इट इज़ डिफाइंड इन द डाटा डिक्शनरी। सो ऑब्जेक्ट्स जो भी आप यूज़ कर रहे हैं ना, रीड नेक्स्ट ऑर्डर या रिजल्ट टू स्क्रीन, तो ये सारी चीज़ें हम ऑब्वियसली डिफाइन कर चुके होंगे अपने डाटा डिक्शनरी के अंदर के रिजल्ट का मतलब क्या है, स्क्रीन का मतलब क्या है, यूज़र का मतलब क्या है, ऑर्डर का मतलब क्या है। तो दैट विल बी ऑब्वियसली और मस्ट बी अ लोकल टर्म डिफाइंड बाय दैट प्रोसेस ओनली। तो कोई भी चीज़ अगर आपने डिफाइन की हुई है पहले से तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विदाउट डिफाइनिंग एनीथिंग इन डाटा डिक्शनरी और एटलीस्ट बिफोर हैंड आप उसको नहीं लिख सकते। सिर्फ आप वो चीज़ें लिख सकते हैं जो कि यहाँ पर लिखी हुई हैं, दैट्स इट। सो नाउ मूविंग ऑन, these are the things that you can use in structured English। कुछ वर्ड्स हैं जो कि हम यूज़ कर रहे होंगे। रीड का वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, अच्छा रीड की जगह हम इनपुट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, गेट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स, ये नहीं कि सिर्फ यही वर्ड्स हैं पूरी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, बट सम ऑफ द वर्ड्स जो कि कॉमनली यूज़ होते हैं हर तरह के सॉफ्टवेयर के अंदर। Obviously there will be input get read, there will be output display put write, there will be find, कई जगह पर find की जगह search का word use होता होगा। but the thing is कि ये words आप use कर सकते हैं, some commonly used words in structured English: add, subtract, multiply, divide, compute, delete, validate, move, replace, set, sort, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। Right. So this is an example. Again, take a look at it for yourself. Then I will tell you कि actually काम क्या हो रहा है और इसमें क्या क्या चीज़ हम बताना चाह रहे हैं. So each and everything should be dealt with very precisely. Take a look at it and then I will come back to you. Right.
सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इट इज़ बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग टैक्स रेट। एक तरह के गुड्स के ऊपर अलग अलग तरह के टैक्स लगते हैं। फूड का अगर गुड्स हैं, गुड्स का मतलब होता है सामान। तो अगर सामान आपका फूड है तो उसके ऊपर अलग टैक्स रेट लगेगा। अगर आपका गुड्स व्हीकल हैं, क्लोथ्स हैं, तो अलग लगेगा। ये कैलकुलेट कर रहा है बेसिकली कि टैक्स रेट कितना होना चाहिए आपके गुड्स के मुताबिक। अगर स्ट्रक्चर इंग्लिश लैंग्वेज में मैं इसको देखता हूँ तो ये इस तरह से लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? इफ़ गुड्स आर टैक्सेबल, नाउ अगेन रिमेंबर कि टैक्सेबल और गुड्स ये चीज़ें डिफाइन होंगी पहले से कि क्या मतलब है इन दोनों का। इफ़ गुड्स आर टैक्सेबल, क्या करना है हमने? डू दिस थिंग, जो कि मैं कर्सर को अगर फॉलो करें तो डू दिस ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इससे पहले ऑल ऑफ दीज थिंग्स क्या करें? अगर गुड्स टाइप फूड है तो टैक्स रेट 0 असाइन कर दें। अगर गुड्स टाइप व्हीकल है तो टैक्स रेट 20 असाइन कर दें। अगर गुड्स टाइप क्लोथ्स है तो टैक्स रेट 40 असाइन कर दें। अदरवाइज टैक्स रेट 15 असाइन कर दें। अगर इन चारों में से कोई चीज़ नहीं है तो फिर 15% टैक्स लगेगा हर किसी के ऊपर। टैक्स रेट असाइन कर दें आप 15, एंड केस, दैट्स इट। बट एल्स, अगर गुड्स आर टैक्सेबल नहीं है, एल्स तो क्या करें? राइट टैक्स नॉट एप्लीकेबल टू रिजल्ट्स डेटा स्टोर। तो आप कहते हैं कि भाई टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, कि भाई आपके डेटा स्टोर के मुताबिक टैक्स एप्लीकेबल नहीं है जो भी आपने चीज़ एंटर की है उसके ऊपर। सो दिस इज द होल थिंग रिटन इन ए स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश लैंग्वेज, देन दैट इज एंड इफ। ठीक है, सो दिस इज हाउ इन स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश लैंग्वेज यू डू दिस। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू राइट प्री एंड पोस्ट कंडीशंस। प्री एंड पोस्ट कंडीशंस आर some things, some conditions obviously, जो कि डिफाइन करती हैं द वैलिडिटी ऑफ अ प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस की वैलिडिटी को चेक करने के लिए वी राइट प्री एंड पोस्ट कंडीशंस। पहले इसको पढ़ लेते हैं कि क्या है, फिर मैं आपको आराम से एक उर्दू लैंग्वेज के अंदर इसको मैं समझाता हूँ कि एक्चुअली हम बात क्या करना चाह रहे हैं सिंपलर लैंग्वेज में। बट फर्स्ट इट्स इज़ बेटर कि अगर आपको इसी चीज़ से समझ में आ जाता है तो। सो प्री एंड पोस्ट कंडीशन डिस्क्राइब द प्रोसेस विदाउट स्पेसिफाइंग द एल्गोरिदम। पहली बात तो ये कि हम एल्गोरिदम डिफाइन नहीं करेंगे उसके अंदर कि क्या काम होगा, कैसे होगा, वो हम स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में डिफाइन कर चुके हैं। एल्गोरिदम हम इसमें डिफाइन नहीं करेंगे। It is a very useful approach when we need to get away from existing method of performing the task. There may be possible algorithms to use, and we want to let the implementer explore the values of various algorithms. So the main advantage of these pre and post conditions is that कि आपको पूरा algorithm के ऊपर focus नहीं करना पड़ता। आप सिर्फ focus करते हो दो चीज़ों के ऊपर, और अब उन बातों को सुनिएगा। प्री कंडीशन एक ऐसी चीज़ होती है, प्री कंडीशन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी कंडीशन है जो कि ये बताती है कि एक सर्टेन प्रोसेस रन हो सकता है या नहीं। दैट इज प्री कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल द प्रोसेस ऑफ अगेन द एनरोलमेंट प्रोसेस, what should be the preconditions of that enrollment process? The precondition should be there should be a student, there should be a course, there should be a course name, there should be a student name, there should be the student's enrollment id, there should be a student's roll number। ये सारी चीज़ें डेटा स्टोर में होनी चाहिए और इन सारी चीज़ों को एज अ इनपुट आना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि इनरोलमेंट का प्रोसेस सही से रन हो सकता है। यानी कि इनरोलमेंट का प्रोसेस इज़ रिक्वायरिंग, अगर वो इनरोलमेंट का प्रोसेस ये कह रहा है कि मुझे सही से रन होना है तो मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो वो जो जो चीज़ें बता रहा है ना, जो जो कंडीशंस बता रहा है, वो सारी कंडीशंस अगर फुलफिल होंगी तो फिर इनरोलमेंट का प्रोसेस हो सकता है। वो जो सारी कंडीशंस हैं, दीज आर कॉल्ड द प्री कंडीशंस ऑफ अ प्रोसेस। इसी तरह पोस्ट कंडीशंस, पोस्ट कंडीशंस क्या होती हैं? पोस्ट कंडीशंस आर द कंडीशंस जो कि ट्रू होनी चाहिए अगर एक प्रोसेस रन हो चुका है। तो अगर एनरोलमेंट का प्रोसेस रन हो चुका है तो देयर विल बी पोस्ट कंडीशंस, और पोस्ट कंडीशंस ये बता रही होंगी कि एनरोलमेंट का प्रोसेस सही से रन हुआ था या नहीं हुआ था। अगर वो सारी स्टेटमेंट्स, वो सारी कंडीशंस ट्रू आ रही हैं, इसका मतलब है एनरोलमेंट हो चुकी है। अगर कोई एक भी फॉल्स आ रही है तो इसका मतलब है कि एनरोलमेंट नहीं हुई है सही से। फॉर एग्जाम्पल द पोस्ट कंडीशंस फॉर एनरोलमेंट प्रोसेस विल बी कि स्टूडेंट के टेबल के अंदर कोर्स का नाम आ जाए, कोर्स के अंदर स्टूडेंट का नाम आ जाए, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप डिफाइन हो जाए कि कौन इसका टीचर होगा, बिकॉज वो कोर्स में एनरोल कर चुका है।
इसी तरह एग्जाम डिपार्टमेंट को भी पता लग जाए कि ये इसके कोर्स में आ चुका है। फॉर एग्जांपल ये 4 कंडीशंस हैं, इसमें से अगर कोई एक भी अगर नहीं है, फॉर एग्जांपल उसको टीचर असाइन नहीं हुआ हुआ, इसका मतलब ये है कि नहीं, कोर्स सही से असाइन नहीं हुआ। क्योंकि अगर सही से असाइन हो जाता तो फिर इस स्टूडेंट का उस टीचर के साथ रिलेशनशिप बन जाता जो कि इसका सर्टेन कोर्स पढ़ा रहा है। सही है। सो दीज आर सम ऑफ द कंडीशंस जो कि फुलफिल होनी चाहिए, विच आर द पोस्ट कंडीशंस ऑफ अ प्रोसेस। कि ये प्रोसेस रन हो जाएगा तो ये कंडीशंस ट्रू हो जानी चाहिए। अगर ये कंडीशंस ट्रू होंगी तो मैं कहूँगा कि प्रोसेस रन हो चुका है, अदरवाइज मैं नहीं कहूँगा कि प्रोसेस रन हो चुका है। सो अगेन कमिंग बैक टू प्री कंडीशंस, दे डिस्क्राइब what must be true before the process begins operating। कोई भी प्रोसेस शुरू होने से पहले क्या क्या चीज़ें ट्रू होनी चाहिए, उनको हम कहते हैं प्री कंडीशंस। ऐसा ना हो कि भाई सिस्टम आपका ओपन हुआ नहीं है और आप कह रहे हो कि एनरोलमेंट चल जाए। कैसे चल जाए भाई, वो तो सिस्टम, उसकी प्री कंडीशन ये है कि सिस्टम ओपन होगा, उसकी प्री कंडीशन ये है कि यूज़र लॉगिन होगा, उसकी प्री कंडीशन ये है कि यूज़र के पास इंटरनेट होना चाहिए, इसकी प्री कंडीशन ये है कि स्टूडेंट एसएमआईयू का होना चाहिए। ये प्री कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही तो मैं इनरोलमेंट का प्रोसेस कैसे रन करूँ, राइट। सो प्री कंडीशंस का मतलब ये होता है कि इट डिस्क्राइब्स व्हाट मस्ट बी ट्रू बिफोर द प्रोसेस बिगिंस, लाइक व्हाट इनपुट्स मस्ट बी अवेलेबल, क्या क्या इनपुट्स होनी चाहिए उसके पास, व्हाट रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट बिटवीन इनपुट्स और विद इन आउटपुट इनपुट्स, व्हाट रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट बिटवीन इनपुट्स एंड डाटा स्टोर्स, व्हाट रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट स्टोर्स और विद इन अ सिंगल स्टोर। क्या क्या रिलेशनशिप्स होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें ट्रू होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें एज ए इनपुट रीड होनी चाहिए, जिनकी बेस पे मैं कहूँगा ओके नाउ वी आर गुड टू गो एंड एग्जीक्यूट दिस प्रोसेस ऑफ समथिंग। These are called precondition. Then there are obviously post condition. They describe what must be true when the process is completed। क्या क्या ट्रू होना चाहिए जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका हो, क्या क्या ट्रू होना चाहिए। द आउटपुट्स दैट विल बी जनरेटेड बाय द प्रोसेस, ये हम चेक करेंगे क्या आउटपुट सही से जनरेट हुई है, क्या रिलेशनशिप ओरिजिनल इनपुट का और ओरिजिनल आउटपुट का सही है। ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो आउटपुट आई है उसमें इनपुट का कोई अमल दखल ही नहीं था, सिर्फ आपने आउटपुट सही करके दे दी। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो वो सारी कंडीशंस जो कि ये बताएंगी, जो कि ये आइडेंटिफाई करेंगी कि ओके दीज आर द कंडीशंस, अगर ये ट्रू हैं तो इसका मतलब है कि आपका प्रोसेस सही से रन हो चुका है। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, दीज आर कॉल्ड पोस्ट कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल इसकी अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, सॉरी इसकी अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, सो दिस इज द एग्जाम्पल, द प्रोसेस स्पेसिफिकेशन, अगेन द सेम थिंग जो कि हमने वहां पर लिखी थी, कंप्यूटिंग ऑफ सेल्स टैक्स। What are the precondition for that, what are the post condition for that, what are the precondition for that again, and what are the post condition for that again। So precondition 1 क्या कह रही है, precondition 1 ये कह रही है कि sale data occurs with item type matching and item type and item category in text categories। ये जो कैपिटल में लिखी हुई है these are some of the nouns जो कि हमारे डेटा डिक्शनरी के अंदर डिफाइन होंगे ऑलरेडी। ओके, सो प्री कंडीशन ये है कि अगर आपने कंप्यूट करना है ना सेल्स टैक्स, तो जो भी आप डाटा, जो भी आपका गुड्स हैं और जो भी आपका टैक्स रेट है, इन सब की डेफिनेशन और इन सब की वैल्यूज़ आपके डाटा स्टोर के अंदर होनी चाहिए। टैक्स कैटेगरीज होनी चाहिए आपके पास, आइटम कैटेगरीज आपके पास स्टोर्ड होनी चाहिए, सेल डेटा स्टोर्ड होना चाहिए। ये सारी अगर स्टोर्ड होंगी तभी आप जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं सेल्स टैक्स। और पोस्ट कंडीशन इसकी क्या है कि सेल्स टैक्स इज सेट टू सेल अमाउंट पर टैक्स रेट। पोस्ट कंडीशन ये है कि जब ये प्रोसेस रन हो चुका होगा तो उसके बाद ये चीज़ आ जाएगी कि भाई सेल्स टैक्स असाइन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जितना भी सेल अमाउंट था और टैक्स रेट था। एक और प्री कंडीशन क्या है, प्री कंडीशन ये है कि सेल डेटा अकर्स विद आइटम टाइप नॉट मैचिंग एन आइटम कैटेगरी एंड टैक्स कैटेगरीज। ये भी हो सकता है कि अगर आपकी प्री कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, यानी कि आपकी प्री कंडीशन 2 का मतलब ये है कि प्री कंडीशन यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही, सेकंड कंडीशन जो आपको बताई जा रही है, इट इज़ नॉट मैचिंग। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी कि आपकी कंडीशन मैच नहीं हो रही है, तो पोस्ट कंडीशन फिर ये होनी चाहिए कि एरर मैसेज जनरेट होना चाहिए कि भाई रिजल्ट आएंगे डेटा स्टोर में। ऐसा नहीं हो कि आपकी प्री कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, नॉट मैचिंग, और आपकी पोस्ट कंडीशन जो है वो टैक्स रेट असाइन कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इन फॉर एवरी प्री कंडीशन देयर विल बी अ पोस्ट कंडीशन जो कि बताएगी कि अगर ये सिचुएशन थी आपके सिस्टम की बिफोर रनिंग, तो फिर इस पर क्या पोस्ट कंडीशन होनी चाहिए। अगर आपकी सिचुएशन ये थी पहले रन होने की, तो फिर इस पर क्या रन होना चाहिए था। इट्स नॉट जस्ट टेलिंग यू कि क्या क्या एग्जीक्यूट होने के लिए रिक्वायरमेंट है, बट इट इज़ ऑल्सो सीइंग कि एक सर्टन आउटपुट आनी चाहिए अगर आपकी कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। तो अगर ऐसा नहीं है, कोई सर्टन आउटपुट नहीं आ रही, अलग तरह की कोई चीज़ आ रही है, तो दैट मीन्स कि देयर इज़ एन इशू विद योर प्रोग्राम।
अंडरस्टूड? यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है तो मुझसे पूछें। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी और एनी कमेंट, एनी इंसाइट, कोई चीज़ समझ ना आई हो? अच्छा, वासफ पूछ रहे हैं कि प्री कंडीशन में कुछ डिफाइन अगर हम ना करें तो वो एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी, पोस्ट कंडीशन रन होगी या नहीं होगी। तो देखिए बेसिकली एक तो बात ये हो गई कि प्री कंडीशंस, बहुत सारी कंडीशंस होंगी जो कि ये डिफाइन करेंगी कि आया एक प्रोसेस रन हो सकता है या नहीं, ठीक है। लेकिन प्री कंडीशंस ट्रू होने पर प्रोसेस रन हो जाएगा, लेकिन फॉल्स होने पे क्या होगा उसके लिए भी हमने हमने जो है वो एक बैकअप प्लान तैयार करना है। फॉर एग्जाम्पल सारी कंडीशंस अगर ट्रू हो जाती हैं तो प्रोसेस रन हो जाएगा और कुछ पोस्ट कंडीशंस जनरेट करेगा, यानी कि फिर हम कुछ पोस्ट कंडीशंस चेक करेंगे, ओके ये चीज़ें ट्रू होनी चाहिए। अब अगर सारी चीज़ें ट्रू थी प्री कंडीशन में तो सारी चीज़ें पोस्ट कंडीशन में भी ऑब्वियसली ट्रू होनी चाहिए। लेकिन अगर प्री कंडीशन में कोई एक चीज़ फॉल्स थी तो पहली बात तो ये कि आपका प्रोसेस रन नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आप ये कहते हो कि प्रोसेस रन हो जाता है तो फिर वो आउटपुट वो जनरेट नहीं करेगा जो कि उसको जनरेट करनी चाहिए थी, ऑब्वियसली वो गलत जनरेट करेगा। तो यानी कि जब गलत इनपुट जाएगी, जब प्री कंडीशन में कोई चीज़ मैच नहीं कर रही होगी या कोई डाटा आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, तो अगर प्रोसेस रन होता है तो उसके बाद पोस्ट कंडीशन में हमें ये चेक करना है कि जब हमारे पास प्री कंडीशन गलत थी तो आउटपुट सही नहीं आनी चाहिए, एरर आना चाहिए आउटपुट के अंदर। तो यहाँ पर भी यही कह रहा है कि भाई फॉर एग्जांपल दो कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, वन और टू। बट अगर वन ट्रू है तो फिर आपकी पोस्ट कंडीशन ये है, अगर ये वाली प्री कंडीशन ट्रू है तो फिर पोस्ट कंडीशन ये वाली ट्रू होनी चाहिए, ये वाली ट्रू नहीं होनी चाहिए। सो फॉर एवरी टाइप ऑफ सिनेरियो जितनी आपकी प्री कंडीशंस ट्रू या फॉल्स होती हैं उसके अगेंस्ट आपके पास पोस्ट कंडीशंस की डिफरेंट सिनेरियोज होने चाहिए। इट्स नॉट जस्ट लाइक कि सिर्फ एक सेट आपके पास मौजूद है और आप सिर्फ उसी को चेक करते जा रहे हैं कि सही है या गलत है, ठीक है। सो प्री कंडीशन बेसिकली अव्वल काम तो इनका यही है कि वो सब ट्रू होनी चाहिए, लेकिन अगर ट्रू नहीं है कोई एक भी या कोई फॉर एग्जांपल सारी भी, तो फिर बैकअप प्लान होना चाहिए कि अगर वो प्रोसेस रन हो भी जाता है उनके ऊपर तो फिर आउटपुट को हम चेक करेंगे, रिलेशनशिप चेक करेंगे कि आउटपुट इनपुट की बेस पर ही आना चाहिए, खुद ही कोई जनरेट ना कर रहा हूँ, राइट। सो दिस इज हाउ प्री एंड पोस्ट कंडीशंस वर्क। एनी अदर क्वेश्चन? ऑल राइट, नो क्वेश्चन, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अटेंडेंस की काइंडली स्नैपशॉट लेके सीआर मुझे ईमेल कर दें। लेट्स मूव फॉरवर्ड। डिसीजन टेबल्स, दो चीज़ें हम देख चुके हैं, हम स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश देख चुके हैं, हम प्री एंड पोस्ट कंडीशंस देख चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स डिसीजन टेबल। व्हाट इज बेसिकली अ डिसीजन टेबल? So a decision table is used when the process result is based around several different variables and the logic gets too complex for other methods. This is when we use decision tables. They are pretty much like truth tables जो कि आप discrete structures में already पढ़ चुके हैं। when the logic gets too complicated कि भाई अगर ये हो तो फिर ये हो, if then this otherwise this, लेकिन फिर ये अदरवाइज जो होगा वो तीसरी कंडीशन का है, वो पहली कंडीशन का नहीं है। अगर पहली कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर चार और कंडीशन चेक करें, उनमें से किसी एक के फॉल्स होने पे फिर क्या करना है। व्हेन दिस थिंग गेट्स अ लिटिल टू कॉम्प्लिकेटेड वी विल हैव टू यूज डिसीजन टेबल्स। दे आर यूज्ड व्हेन द प्रोसेस रिजल्ट is based around several different variables and the logic gets too complex for other methods। कि भाई किस तरह के इनपुट आप दूसरे उनको दे रहे हो अगर आप खुद इतना कॉम्प्लेक्स क्रिएशन कर रहे हो तो। So to create a decision table, list all the relevant variables, input या conditions, जितने भी आपके variables involved हैं, जितनी भी आपकी external entities involved हैं आपके एक certain process के अंदर, आप उनको list out करें and all the relevant actions on the left of the table, और जितने भी actions उस एक certain variable के ऊपर perform किए जा सकते हैं उनको left of the table में लिखते हैं। यानी कि आप लिस्ट करेंगे सारे रेलेवेंट वेरिएबल्स और हर वेरिएबल के लिए उस पर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं, उनके रेलेवेंट एक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं उस वेरिएबल के ऊपर, वो हम लेफ्ट साइड ऑफ द टेबल के ऊपर लिखेंगे। देन नंबर ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स ऑन द टॉप ऑफ टेबल। जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं ना वेरिएबल्स के, आप वो लिखें। पॉसिबल कॉम्बिनेशन से मतलब ये है कि x प्लस वाई हो सकता है, x माइनस वाई हो सकता है, x देन वाई हो सकता है। फॉर एग्जांपल दो दो अलग वेरिएबल हैं तो वो दोनों आपस में किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, x मल्टीप्लाइड बाय वाई होगा, x को एज इनपुट दिया जाएगा, y को क्या होगा, उनके जितने भी कॉम्बिनेशन हैं आप वो सारे लिखें। बट नॉट जस्ट द कॉम्बिनेशन बट द कॉम्बिनेशन ऑफ देयर डिसीजंस बेस्ड ऑन प्री एंड पोस्ट कंडीशंस। देखते हैं इसके ऊपर भी कि क्या होता है।
Generally use binary variables because we are trying to make a decision, like I said, and it will be like a truth table. Therefore we will be mainly using true and false. जनरली हम इन दोनों चीज़ों के ऊपर बात करेंगे. इसके अलावा भी चीज़ें हो सकती हैं, बट अल्टीमेटली उनका मकसद ट्रू या फॉल्स ही होगा, सही या गलत. Set a rule for each possible result, that is certain combinations of input imply certain actions. क्या किस तरह के इनपुट पे क्या एक्शन होगा, क्या वो सही है या गलत है, उनके रूल्स आप डिफाइन करेंगे. दिस इज हाउ अ डिसीजन टेबल गेट्स मेड. So on the left hand side of the table there are goods are taxable, goods type equal to clothes. What are these things? These are all possible combinations of variables. गुड्स टैक्सेबल किस किस तरह से हो सकते हैं. फिर गुड्स टाइप क्लोथ्स हो सकती है, गुड्स टाइप फूड हो सकती है, गुड्स टाइप वेरिएबल्स हो सकती है, और ऊपर इसके केसेस लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, तो ये सारे वो वेरिएबल्स हैं, वो केसेस हैं, इनके ऊपर काम आ रहा है. नाउ वाई एन इज व्हाट? इट इज़ जस्ट यस एंड नो, ट्रू एंड फॉल्स. सो व्हाट इज इट इज़ टेलिंग यू इज़ दैट, अब ये जो एक लाइन नज़र आ रही है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद रिजल्ट्स हैं, इससे पहले इवेंट्स हैं, इसके बाद एक्शंस हैं. कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा इन इन डिसीजंस के ऊपर, इन इवेंट्स के ऊपर. सो व्हाट इज़ द इवेंट? गुड्स आर टैक्सेबल अगर यस हैं, दिस इज केस नंबर 1. गुड्स आर टैक्सेबल अगर यस हैं, गुड्स टाइप क्लोथ्स है, फूड नहीं है, व्हीकल नहीं है, अदर नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? सेट टैक्स रेट इज इक्वल टू 40 को एग्जीक्यूट करेंगे. ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी. ठीक है, इसी तरह अगर गुड टाइप्स टैक्सेबल हैं, क्लोथ्स नहीं है, फूड है, व्हीकल्स नहीं है, अदर नहीं है, तो फिर ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट होगी, यानी कि टैक्स रेट 0 लगेगा. इसी तरह अगर गुड्स आर टैक्सेबल, क्लोथ्स नहीं है, फूड नहीं है, व्हीकल है, तो फिर ये लगेगा आपका आपका टैक्स. इसी तरह इसमें ये लगेगा. लेकिन अगर इस केस को देखेंगे, अगर गुड्स टैक्सेबल नहीं है और क्लोथ्स हैं, फूड नहीं है, व्हीकल नहीं है, अदर नहीं है, यानी कि थे क्लोथ्स लेकिन टैक्सेबल नहीं थे, किसी वजह से टैक्सेबल जो है वो नो हो गया. अगर ये केस हो जाता है कि टैक्सेबल नो हो जाए जबकि थे क्लोथ्स, तो फिर इस सिचुएशन में आप एरर क्रिएट करेंगे, सॉरी टैक्स नॉट एप्लीकेबल क्रिएट करेंगे, कि ठीक है चीज़ तो वो है जिस पे एप्लीकेबल होना चाहिए था, बट इट इज़ नॉट टैक्सेबल, द क्लोथ्स आर नॉट टैक्सेबल, द टाइप ऑफ क्लोथ्स दैट यू आर ब्रिंगिंग आर नॉट टैक्सेबल, दैट इज़ वाई टैक्स नॉट एप्लीकेबल. इसी तरह अगर ये चीज़ जहाँ जहाँ ये एन आ रहा है वहाँ पर हम कहेंगे टैक्स नॉट एप्लीकेबल, टैक्स इज़ नॉट एप्लीकेबल, डजेंट मैटर कि वो ये वाई है या ये है या ये है या ये है. दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक अ टेबुलर फॉर्म ऑफ द सेम थिंग जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे पिछले सूडो डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर. ठीक है, देन देर आर ई आर डीज, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स. ये थोड़ी सी एक पर्टिकुलर और थोड़ा सा एक लंबा टॉपिक है, इसको हम आज स्टार्ट नहीं कर रहे. वी विल जस्ट stick with the topics that we have discussed right up till now. There are still few minutes left in the class, so I will just ask you, sorry, you can just ask me about any type of question that you might have up till now. कोई comment, कोई question हो, उसको हम address करते हैं, and then we will dismiss the class. I hope कि मेरे पास attendance की email भेज दी होगी CR ने, या any other student जो भी अगर क्लास में है तो वो काइंडली दे दें. अच्छा, एक लास्ट क्लास के अंदर जो फिज़िकल में मौजूद थे उसके अंदर हमने एक क्विज़ लिया था. स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा नहीं थे. आई थिंक आपकी पूरी क्लास के अंदर देर आर 30+ स्टूडेंट्स, बट इन दैट क्लास आउट ऑफ 15-20 स्टूडेंट्स जो कि फिज़िकल में थे, उनमें से भी सिर्फ 8-10 स्टूडेंट्स ही थे. वी कंडक्टेड अ क्विज़, एंड उस क्विज़ को मैंने चेक भी करना था, मैंने स्टार्ट भी किया चेक करना, बट देन आई रियलाइज्ड कि ओके नाउ द क्लासेस हैव बीन स्विच्ड टू ऑनलाइन, एंड देयर इज़ नो नीड टू नाउ ग्रेड दोज क्विजेस जो कि हम ऑलरेडी ले चुके हैं, बिकॉज अब हमारे पास फ़िज़िकल के अंदर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. मैं दूसरे स्टूडेंट से फ़िज़िकल में अब कोई क्विज़ नहीं ले सकता. सो व्हाट आई डिसाइडेड इज़ दैट कि LMS के ऊपर ही हम क्विज़ कंटिन्यू करेंगे. अब क्वेश्चन बैंक्स बना के आपके क्विज़ LMS के ऊपर ही कंडक्ट होंगे. सो आप में से जो स्टूडेंट्स जिन्होंने क्विज़ दिया था मुझे, दैट क्विज़ विल बी डिस्कार्डेड, और हम नया क्विज़ अब लेंगे. ऑब्वियसली उन लोगों को ज़्यादा एज मिलेगा जिन लोगों ने पहला क्विज़ भी अटैम्प्ट किया है, उनको क्वेश्चंस की नोयत भी पता है थोड़ी सी, और उनको पता है कि किस तरह की टॉपिक्स में से क्विज़ आएगा.
सो नेवरदलेस आप सबने उतनी ही स्टडी करनी है। अब तक जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं उन सब चीज़ों के ऊपर बेस करते हुए एक क्विज़ ऑनलाइन एलएमएस के ऊपर हम कंडक्ट करेंगे नेक्स्ट वीक की क्लास के अंदर, इसी क्लास के अंदर। एंड दैट वुड बी द क्विज़, फर्स्ट क्विज़ ऑफ योर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम वो होपफुली कंडक्ट करेंगे अपना पहला क्विज़। अब तक जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी उसमें, सब चीज़ों की डिटेल भी इंक्लूडेड होगी। दैट विल बी एन एमसीक्यूज़ बेस्ड क्विज़ ऑब्वियसली, क्योंकि एलएमएस के ऊपर एमसीक्यूज़ के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो एक एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन होगा, क्विज़ होगा जिसको हम कंडक्ट करेंगे। और वो जो क्विज़ होगा उसकी फिर मार्क्स वगैरह भी उसको आपको मैं बता दूंगा, और उसकी फिर ग्रेडिंग वगैरह भी आपको दे दी जाएगी। इन एडिशन टू दैट असाइनमेंट नंबर 2 भी आपकी अपलोड कर दी गई है, उसको भी देख लें, उसका भी सबमिशन इंस्ट्रक्शंस देख लें। उस असाइनमेंट की सबमिशन इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि आपने किसी टर्निटिन या एलएमएस के ऊपर सबमिट नहीं करवाना, ईमेल विल बी द सोल सबमिटर। लेकिन इस दफ़ा सबमिशन इंस्ट्रक्शंस को काइंडली ज़रा अच्छे तरीके से फॉलो कीजिएगा, बिकॉज़ जिस ईमेल पे आप लोग मुझे भेज रहे हैं अपनी सारी असाइनमेंट्स, उस ईमेल के ऊपर मैं दूसरे कोर्सेज़ की असाइनमेंट्स भी ले रहा हूँ। इवन आपके आपके सेक्शन की भी दूसरे कोर्स की असाइनमेंट्स आ रही हैं। सो जिस तरह से आपको कहा गया है सबमिशन इंस्ट्रक्शंस में, उसी तरह से सबमिट करवाएं, सब्जेक्ट सही से लिखें, जिस तरह से मैंने लिखा है उसी तरह से लिखें, बिकॉज आई विल बी सर्चिंग। और उस सर्च के ऊपर अगर गूगल के मुताबिक आप सर्च के ऊपर उस सब्जेक्ट आपने नहीं लिखा हुआ तो फिर आपकी ईमेल डिस्कार्ड हो जाएगी। तो अब सब्जेक्ट्स वगैरह को सही से लिखें, एक ही ईमेल के ऊपर मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें नहीं भेज दें। अभी मैंने पिछली क्लास में देखा, पिछली असाइनमेंट में, कि एक ही ईमेल के अंदर डिस्क्रीट की, सॉफ्टवेयर की दोनों असाइनमेंट्स आप लोगों ने भेजी हुई हैं, और उसमें सिर्फ अपना नाम लिखा हुआ है कि माई असाइनमेंट्स। दैट डजंट वर्क, ठीक है। सो बी केयरफुल अबाउट द सबमिशन इंस्ट्रक्शन, अच्छी तरह आप उनको फॉलो करेंगे। और उसमें आई थिंक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, आपने वर्ड के ऊपर ही सारी चीज़ें टाइप करनी है और भेजनी है मुझे। So that's about it from today's class. If you have any question, any query, I'm still here for a couple of minutes. And if you want to go, you can go. The class is dismissed. I'm still here for a couple of minutes. If you have any question or query, I can address that. Thank you very much.